रूस पर यूक्रेनी मिसाइलें गिर रही है। यूक्रेन ने इतनी जबरदस्त मिसाइलों की बारिश कर दी है कि रूस में सूरज भी छिप गया है। ठिकाने जल रहे हैं। पूरे रूस में एक नर्क जैसा मंजर बन गया है, क्योंकि उसकी सबसे कीमती सैन्य संपत्तियों में से कुछ का अब सिर्फ जला हुआ मैदान और यूक्रेन द्वारा छोड़े गए आतंक की यादें ही बची हैं। यूक्रेन ने मिसाइल कारखानों और ड्रोन फैक्ट्रियों समेत पुतिन की युद्ध मशीन को तबाह कर दिया है। ये हमले बहुत ज़बरदस्त थे। ये हमले पूरे फरवरी महीने में हुए हैं और ये डोनेट्स्क के कब्जे वाले इलाकों में शुरू हुए, जहां यूक्रेन ने अमेरिकी निर्मित अटाकिम्स मिसाइलों का इस्तेमाल कर रूस की आगे बढ़ने की योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, चाहे वो खुद डोनेट्स्क में हो या पास के ज़ापोरिजिया ओब्लास्ट में। आरएफयू न्यूज़ ने बताया कि यूक्रेन ने क्या कारनामा किया है, ये बताते हुए कि यूक्रेन ने अपनी शक्तिशाली अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल कर कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में नोआ पेत्रिवका बस्ती के पास रूसी 5वीं संयुक्त हथियार सेना के केंद्र पर हमला किया। वो सेना दक्षिणी यूक्रेन में रूसी बलों की निगरानी करती है, खासकर हुल्यापोला और ज़ापोरिजिया दिशा पर। यूक्रेन ने 5वीं संयुक्त हथियार सेना की मौजूदगी पर 230 किलोग्राम विस्फोटक वाली शक्तिशाली मिसाइल से जवाब दिया, जिससे कमांड कंट्रोल सेंटर्स और मजबूत ठिकानों को नष्ट किया गया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में कमांड सेंटर को निशाना बनाया। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने 25 फरवरी को रिपोर्ट किया। एक साथ हुए हमलों में गोला बारूद डिपो, मानव रहित हवाई वाहन नियंत्रण बिंदु और एक अलग कमांड व ऑब्जर्वेशन पोस्ट शामिल थे। यूक्रेन ने महीनों बाद पहली बार अटाकम्स मिसाइलें दागी, जबकि माना जा रहा था कि अमेरिकी मिसाइलें खत्म हो गई थीं। यूक्रेन ने आखिरी बार 18 नवंबर को रूस के वोरोनज क्षेत्र पर यह हथियार इस्तेमाल किया था। रूस को लगा ये आखिरी बार है, पर ऐसा नहीं हुआ। डोनेट्स्क में कमांड सेंटर ठप है और रूस की मुश्किलें अब शुरू हुई हैं। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम यूक्रेन के ऐसे कई हमलों को कवर करने जा रहे हैं जो इस अटाकम्स हमले से भी ज्यादा गहरे और जबरदस्त हैं, लेकिन एक पल के लिए डोनेट्स्क में रुकते हैं। यूक्रेन ने अपने अटाकम्स हमले से रूसी सेनाओं की रफ्तार धीमी कर दी है, क्योंकि अब वे ज़ापोरिजिया और दक्षिणी सेक्टर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोनों को वसंत आक्रमण के संभावित लक्ष्य माना जा रहा है और इसके साथ एक अलग आक्रामक अभियान भी होगा, जिसमें रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में और भीतर तक बढ़ने के साथ 1 लाख सैनिक लगाएगा। यूक्रेनी अधिकारी ने 1 मार्च को कहा कि क्रेमलिन यूक्रेन की 4 क्षेत्रीय राजधानियों पर कब्जा करने की एक महत्वाकांक्षी योजना रखता है। रूसी सूची में ज़ापोरिजिया शहर खुद, साथ ही खेरसोन, मिकोलाइव और ओडेसा शामिल हैं। रूस के पास अब भी यूक्रेन के खार्किव और सुमी में बफर जोन बनाने की अस्पष्ट योजनाएं हैं, जिसे वह 2025 की गर्मी की आक्रामक कार्रवाई में पूरी तरह नहीं कर पाया था। यूक्रेन ने अटाकम्स मिसाइलों से एक कमांड पोस्ट नष्ट किया, जो रूस की योजनाबद्ध बढ़त में अहम थी। ज़ापोरिजिया क्षेत्र में हुए जवाबी हमलों ने भी रूसी सेनाओं को उन स्थानों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है जो इस दक्षिणी आक्रामक कार्रवाई के लिए हमला शुरू करने के अहम ठिकाने हो सकते थे। आरबीसी यूक्रेन के अनुसार फरवरी तक यूक्रेन के हुलियापोला और ज़ापोरिजिया दिशाओं में 300 वर्ग किलोमीटर या लगभग 115 वर्ग मील क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। महीने के अंत की ओर देखे गए अटाकिम के हमले ने रूस के लिए सैनिकों को संगठित करना और उस क्षेत्र को फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन की मिसाइलें हर जगह उड़ रही है। अब हम यूक्रेन के उन हमलों पर ध्यान देंगे जो फरवरी में रूस के ड्रोन इकोसिस्टम को नष्ट करने के लिए किए गए थे। रूस की हवाई ताकत के ये अकेले हिस्से नहीं थे जिन्हें यूक्रेन की मिसाइलों ने इस महीने तबाह किया है। बाकी पहलू पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूस के ड्रोन। फरवरी के महीने में उनके लिए समय बहुत ही मुश्किल रहा है। उसी वक्त जब डोनेट्स्क में कमांड और कंट्रोल सेंटर तबाह हुआ, यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमियाई प्रायद्वीप में कप्टा एयरफील्ड पर भी मिसाइलें दागी। ड्रोन मामले में रूस इसी एयरफील्ड से शाहिद लंबी दूरी के ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र भेजता था, इसलिए यह लक्ष्य थी। कीव पोस्ट के अनुसार ये खास ड्रोन लॉन्च साइट सितंबर 2025 के अंत में स्थापित हुई थी, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहर खतरे में आ गए। इस रिपोर्ट में मिकोलाइव, खेरसोन और ओडेसा का उल्लेख है,
जिन्हें यूक्रेनी अधिकारियों के दावों से पहचाना जा सकता है कि रूस 2026 में इन शहरों पर ध्यान देगा। यूक्रेन की समस्या ये नहीं थी कि रूस शाहिद ड्रोन लॉन्च कर रहा था, क्योंकि रूस ये युद्ध के अधिकतर समय से कर रहा है। यूक्रेन की समस्या थी कि काचेर एयरफील्ड यूक्रेन के बहुत करीब है, जबकि रूस पहले ड्रोन दूर से लॉन्च करता था। करीबी ठिकानों से शाहिद ड्रोन का उड़ान समय कम होता है। कम उड़ान समय से यूक्रेन की वायु रक्षा को प्रतिक्रिया के लिए कम समय मिलता है और शाहिद ड्रोन के लंबे उड़ान मार्ग की वजह से भटकने का खतरा भी कम होता है। जब यूक्रेन की मिसाइलें काचार एयरफील्ड पर गिरी तो ऐसा खास तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन इस नए विकसित ड्रोन खतरे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक जलता हुआ ड्रोन लॉन्च साइट रूस की सेना के लिए किसी काम का नहीं है। और एक अच्छी बात यह भी है कि ये ताज़ा काचार हमला दिसंबर के मध्य में हुए हमले के बाद हुआ, जिसमें यूक्रेन ने एक AN-26 सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया था। यूक्रेन ऐसे हमलों से पुतिन को स्पष्ट संदेश दे रहा है, क्रीमिया असुरक्षित है। यूक्रेन रूस के ड्रोन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और इस संदेश को और पुख्ता करने के लिए फरवरी में यूक्रेन ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से सिर्फ काचा ही नहीं बल्कि दूसरे ड्रोन से जुड़े ठिकानों को भी ध्वस्त किया। RFU न्यूज़ ने बताया कि यूक्रेन ने तातारस्तान गणराज्य, जो रूसी संघ का हिस्सा है, की एक फैक्ट्री की ओर भी प्रक्षेपास्त्र भेजे। इस हमले में एक बहुत ही प्यारी सी विडंबना थी। यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करके तातारस्तान की उस फैक्ट्री पर हमला किया जो बिल्कुल उन्हें शाहिद टाइप ड्रोन जैसी दिखती थी, जिन्हें वही फैक्ट्री बनाती है। रूस ने अपनी ओर अपना ही प्रतिबिंब उड़ता हुआ देखा होगा। बस फर्क इतना था कि वही प्रतिबिंब फट पड़ा और रूस का यह भ्रम भी टूट गया कि वह लंबी दूरी के ड्रोन में यूक्रेन से आगे है। जब ये सब हो रहा था, हम ज़ापोरिजिया क्षेत्र लौट सकते हैं, जहां यूक्रेन ने वासिलिवका के पास एक भंडारण व उपकरण डिपो पर हमला किया। वह डिपो रूस की रूबिकॉन यूनिट से जुड़ा था, जो शायद रूस की इकलौती मानव रहित बल यूनिट है जो यूक्रेन के चुनिंदा ऑपरेटरों का मुकाबला कर सकती है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने सितंबर 2025 में रूबिकॉन यूनिट पर विस्तार से रिपोर्ट की, जिसमें बताया कि यह यूनिट यूक्रेन की सेना पर कहर ढा रही है। रूस के लिए रूबिकॉन खास है क्योंकि यह कई डिवीजनों में बटी है। रूबिकॉन रूस की प्रमुख तकनीकी यूनिट है जो यूक्रेन में और रूस के सीमावर्ती इलाकों में काम कर रही है। हर ऑपरेटर को उसकी स्किल के अनुसार उपयुक्त ड्रोन मिलता है, जिससे यह संभव हुआ। जो लोग FPV ड्रोन के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, जो कि फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट रेंज ड्रोन होते हैं, वे उसी विभाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य रूबिकॉन ऑपरेटर शाहिद ड्रोन को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें वे यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा अवसंरचना की ओर लॉन्च करते हैं। रूबिकॉन अपने और रूस की अन्य मानव रहित सिस्टम यूनिटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई ड्रोन के को डिज़ाइन और टेस्टिंग के लिए भी जिम्मेदार है, जिससे वह रूस के लिए बड़ा खिलाड़ी बन गया है। वासिलेवका पर यूक्रेन के हमले इस यूनिट के ड्रोन रूस से छीन लिए जाते हैं। आखिरकार दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन ऑपरेटर भी तब किसी के काम का नहीं रहता जब उसके रिमोट कंट्रोल के दूसरे छोर पर उड़ने वाली मौत की मशीन ही न हो। इन 3 यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस के ड्रोन लॉन्च पॉइंट्स और असेंबली लाइनों को साफ तौर पर निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का उद्देश्य सिर्फ अपने शहरों व बुनियादी ढांचे को रूस द्वारा बड़ी तादाद में दागे जा रहे लंबी दूरी के शाहिद प्रकार के ड्रोन से बचाना नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन पर रूस की ड्रोन फायरिंग भी कम करना है। 1 मार्च को प्रवदा ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयानों पर रिपोर्ट की थी। जब हम भारी संख्या की बात करते हैं तो यही मतलब होता है। यूक्रेन के लोग रूस के हजारों हमलों और तरह तरह के हथियारों के साए में जी रहे हैं। सिर्फ सर्दियों के आखिरी हफ्ते में ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 1720 से ज्यादा अटैक ड्रोन, करीब 1300 गाइडेड एरियल बम और 100 से ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की। जेलेंस्की ने फरवरी के आखिरी हफ्ते की चर्चा करते हुए यह खुलासा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस ने दिसंबर से फरवरी तक सर्दियों के 3 महीनों में यूक्रेन पर करीब 19,000 अटैक ड्रोन दागे, जो औसतन हर महीने लगभग 6,333 बनते हैं। ये ड्रोन की एक बहुत बड़ी संख्या है जो यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को पस्त कर देती है और उसकी ऊर्जा संरचना को बर्बाद कर देती है।
फरवरी में यूक्रेन के बड़े मिसाइल हमले के बाद रूस की इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दागने की क्षमता को खत्म करना उसकी शीर्ष प्राथमिकता थी। रूस की अपनी मिसाइलें भी, जिनका हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था। हम आपको बताने वाले हैं कि यूक्रेन ने रूस के मिसाइल आधारित रणनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया। पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है कि आप वो बटन दबाएं ताकि आप हमेशा सबसे आगे रहें। अब हम चलते हैं वोटकिंस्क प्लांट की ओर, जो उद्मूर्त गणराज्य में स्थित है और यूक्रेन से लगभग 1400 किलोमीटर या 870 मील दूर है। पुतिन को लगा था प्लांट सुरक्षित रहेगा क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं हैं, भले ही वह अपनी जमीन की रक्षा कर ले, जो न केवल लगभग 900 मील की दूरी तय करके वोटकिंस्क तक पहुंच सकते हैं, बल्कि ऐसा करते हुए भी उस सुविधा पर सीधा हमला कर सकते हैं जो निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इस्कंदरम बैलिस्टिक मिसाइलें, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें और कई और विनाशकारी प्रक्षेपास्त्र, जिन्हें रूस ने लगभग उसी समय से यूक्रेन पर दागना शुरू कर दिया था जब पुतिन ने अपना क्रूर आक्रमण शुरू किया था। पुतिन गलत थे। यूक्रेन के पास फ्लेमिंगो है। फरवरी के अंत में इस शक्तिशाली ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड ने उड़ान भरी। 870 मील उस हथियार के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर या 1864 मील है। और जैसे ही यूक्रेन के फ्लेमिंगो मिसाइलें वोटकिंस्क प्लांट पर पहुंची, उन्होंने उस जबरदस्त ताकत के साथ हमला किया जो सिर्फ 1150 किलोग्राम या 2530 पाउंड से ज्यादा वजनी वारहेड ले जाने वाले हथियार से ही आ सकती है। वोटकिंस्क को कभी मौका नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की मिसाइलों की बौछार ने उस वर्कशॉप को तबाह कर दिया जो रूस की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले धातु के हिस्सों को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार थी। बीबीसी ने 21 फरवरी को वोटकिंस्क पर यूक्रेन के हमले की लाइव रिपोर्टिंग में सैटेलाइट तस्वीरें साझा की जो भारी नुकसान दिखाती हैं। हम देखते हैं कि यूक्रेन ने जिस वर्कशॉप को निशाना बनाया था उसकी छत में एक बहुत बड़ा छेद है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फ्लेमिंगो ने अंदर घुसकर अपनी विशाल विस्फोटक वारहेड को उस सुविधा के भीतर ही फोड़ दिया, जो केवल इसीलिए मौजूद है ताकि रूस को मिसाइलों की लगातार आपूर्ति मिलती रहे। फरवरी में यूक्रेन ने कई हमले किए जिन्हें हम आगे कवर करेंगे, लेकिन वोटकिंस्क पर यह हमला शायद सबसे अहम है। रूस के ड्रोन नुकसानदायक है, लेकिन असली तबाही रूस की मिसाइलें मचाती है, जो यूक्रेन पर बरपाई गई हवाई तबाही के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। जनवरी में रूस ने यूक्रेन पर रात में मिसाइल हमला किया था, जिसमें हाइपरसोनिक ओरेशनिक भी थी। ये केवल दूसरी बार था जब रूस ने अपनी डरावनी मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 13,000 किलोमीटर या 8,000 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से उड़ सकती है। ये याद दिलाने वाली बात थी कि यूक्रेन में गलतियों के बावजूद रूस के पास अब भी शक्तिशाली मिसाइलें हैं जो भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। उसी बयान में जिसमें उन्होंने बताया कि रूस ने सर्दियों के महीनों में यूक्रेन पर कितने ड्रोन छोड़े हैं, ज़ेलेंस्की ने यह भी जोड़ा कि रूस ने यूक्रेन की ओर 738 मिसाइलें भी भेजी हैं। ये लगभग 246 मिसाइलें प्रति माह होती है, या औसतन लगभग 8 मिसाइलें प्रतिदिन। ऐसा लगता है कि फरवरी में हालात और भी खराब हो गए हैं। 1 मार्च को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर जितनी मिसाइलें दागी, उतनी उसने पिछले 3 सालों में किसी भी समय इस आक्रमण के दौरान नहीं दागी थी। यूक्रेन को जनवरी में रूस द्वारा दागी गई 135 मिसाइलों की तुलना में मिसाइल हमलों में 113% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूस यूक्रेन को पंगु बनाने के लिए बनाए गए अपने शोकुना हवाई अभियान के तहत अपने भंडार को तेजी से खर्च कर रहा है। इस संदर्भ में यूक्रेन का वोटकिंस्क हमला और अहम हो जाता है। जब तक रूस उन मिसाइलों का और निर्माण नहीं कर सकता जिनका उसने फरवरी में इस्तेमाल किया था, उसकी मिसाइल रणनीति को धीमा करना ही पड़ेगा। पुतिन के पास दूसरा विकल्प है कि वह अपने देश के मिसाइल भंडार का इस्तेमाल कर ले, जिससे तब तक कुछ भी शेष नहीं बचेगा जब तक वोटकिंस्क फिर से चालू नहीं हो जाता। बिल्कुल, यूक्रेन वोटकिंस्क में मरम्मत कार्य पर नजर रखेगा और हमें यह देखकर कोई हैरानी नहीं होगी
अगर फ्लेमिंगो एक बार फिर उड़ान भरता है, जब रूस उस नुकसान की मरम्मत के करीब पहुंच जाएगा जो यूक्रेन ने उस सुविधा पर किया था। यूक्रेन के मिसाइल हमले रूस की ड्रोन, मिसाइल व कमांड क्षमताओं पर टूट पड़े। अधिकांश देशों के लिए इतना काफी होता, लेकिन रूस की युद्ध मशीन इन हमलों से चरमरा गई थी। यूक्रेन के लिए जितने भी हमले हों कम है, क्योंकि उस पर उसकी संप्रभुता छीनने की कोशिश हो रही है। फरवरी में यूक्रेन ने रूस और कब्जे वाले इलाकों के रणनीतिक ठिकानों पर और मिसाइलें, ड्रोन भेजे। तो चलिए, महीने के आखिर में यूक्रेन ने जो कुछ भी हासिल किया उसका एक संक्षिप्त सारांश देकर बात खत्म करते हैं। रूस के सारांश क्षेत्र में यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों ने हमला किया। वहां यूक्रेन ने एक ऐसे प्लांट पर हमला किया जो रूस की कई सैन्य प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति करता है। चेबोक्सारी प्रोग्रेस प्लांट यूक्रेन के हमलों के बाद फिर आग की चपेट में आ गया, जिससे पहले भी प्लांट बंद हुआ था। इस हमले से नुकसान हुआ और स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिनमें यूक्रेन के हमले के बाद प्लांट से निकलता हुआ काला धुएं का विशाल गुबार दिख रहा है। पर्म में यूक्रेन ने फिर हमला किया। इस बार मेटाफ्रेक्स केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिस पर हुए हमले से कई विस्फोट हुए और वे रसायन संभवतः बर्बाद हो सकते हैं जिन्हें रूस मिसाइल बनाने में इस्तेमाल करता है। इनमें मेथनॉल, हेक्सामिन, फॉर्मलिन, सिंथेटिक रेजिन सहित अन्य रसायन थे जो रूस को यूक्रेन में अपने सैनिकों के लिए जरूरी उपकरण बनाने में मदद करते हैं। फिर और हमले हुए। यूक्रेन ने भी अपने प्रक्षेपास्त्र रूस के मिचेरिज्क क्षेत्र में भेजे, जहां उसने एक और प्रोग्रेस प्लांट पर हमला किया। यह सुविधा नेविगेशन सिस्टम और जायरोस्कोप सहित अन्य घटकों का निर्माण करती थी, और यह समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है कि रूस को इन घटकों की जरूरत किस प्रकार के हथियारों के लिए होती है। इस हमले में कई रूसी मिसाइलें आसमान से गिरा दी गईं। यूक्रेन द्वारा रूस के रियोडिकिनो क्षेत्र पर किए गए हमले का भी यही नतीजा निकला। यूक्रेन ने इस बार रूस की ख-55 और ख-101 क्रूज मिसाइलों के ईंधन पुर्जे बनाने वाली सुविधा नष्ट कर दी, जिनका रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमलों में इस्तेमाल करता है। हमारी सांस फूलने लगी है, पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। नेवेनोमिस्क और वॉस्क्रोसियंस्क में यूक्रेन ने विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले शुरुआती रसायन तैयार करने वाले संयंत्रों पर हमला किया। रोस्तोव ऑन डॉन में यूक्रेन ने एम्पिल्स औद्योगिक संयंत्र पर हमला किया, जिससे कई जगह आग लग गई और रेल अवसंरचना व तेल टैंक प्रभावित हुए। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। तगानरोग के एटलांट एरो संयंत्र, जो रूस के ओरियन ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली बनाता है, पर भी हमला हुआ। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने पेंजा, कजान और येलेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स व सामग्री संयंत्रों पर हमला किया। अंत में यूक्रेन ने निजनी नोवगोरोड की जहाज मरम्मत सुविधा और येफ्रेमोव सिंथेटिक रबर संयंत्र में आग लगा दी, जो रूस के विस्फोटक व ठोस रॉकेट ईंधन के लिए जरूरी पॉलीमर बनाता है। इतनी सारी बातें दोहराने के बाद तो वाकई 1 मिनट रुककर खुद को संभालने की जरूरत महसूस हो रही है। यह जो हो रहा है वह कई स्तरों पर दुश्मन को थकाने वाली रणनीति है, जिसे फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलों और यूक्रेन में और अमेरिकी एटेकम्स मिसाइलों के आने के संकेतों ने तेज कर दिया है। हमने जिन हमलों को कवर किया उनका मकसद रूस की युद्ध क्षमता नष्ट करना था, लेकिन सैनिकों और उपकरणों को खत्म करने के बजाय, जो यूक्रेन भी बहुत अच्छे से कर रहा है, यूक्रेन रूसी युद्ध मशीन को अंदर से बाहर तक नष्ट कर रहा है। मिसाइलें खत्म, ड्रोन नष्ट और रूस की हथियार बनाने वाली मुख्य सुविधाएं यूक्रेन की हवाई रणनीति से जल रही है, शायद अब दोबारा न चल सकें। जिस देश ने रक्षात्मक क्षरण में महारत हासिल की है और रूस ने यूक्रेन की रक्षा में 1.26 मिलियन से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं, अब वही आक्रामक शरण रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन ने यह 2025 में शुरू किया था। सियर्स्की ने साल का सारांश देते हुए यही बात कही। उन्होंने कहा, इस साल ने साबित कर दिया कि हम दुश्मन को व्यवस्थित रूप से थका सकते हैं और उसकी क्षमता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रक्षा बलों ने आक्रांता की योजनाएं विफल कर यूक्रेन के रणनीतिक मोर्चे बरकरार रखे और आगे की AFU कार्रवाइयों की तैयारी की। 2026 में यूक्रेन ने अपनी क्षरण की रणनीति को पूरी तरह तेज कर दिया है। फरवरी में रूस
और कब्जे वाले क्षेत्रों में कई सुविधाएं व सैन्य केंद्र जल उठे। अब पुतिन सोच रहे होंगे कि 2026 का बचा साल उनके और असफल आक्रमण के लिए क्या लाएगा। यूक्रेन की गहरे हमलों की रणनीति पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से रूस को बुरी तरह निचोड़ रही है। इस रणनीति को सिर्फ यूक्रेन के लंबे दूरी के ड्रोन, जिनमें स्थायी नुकसान की क्षमता नहीं थी, रोक रहे थे। अब ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने रूस पर पूरी तरह से जीत हासिल करने के लिए अपनी प्रतिभाशाली गुलाबी रणनीति को मैदान में उतार दिया है। फ्लेमिंगो उड़ान भर चुका है और ये रूस का हमेशा के लिए अंत करने वाला है। इस नई रणनीति ने शक्ति को सटीकता के साथ, मिसाइलों को ड्रोन के साथ और गहरे हमलों को रूसी युद्ध मशीन के पूर्ण विनाश के साथ जोड़ा। 21 फरवरी को हमने यूक्रेन की पिंक रणनीति का बेहतरीन उदाहरण देखा। उसी समय यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की कि उसने अपने फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के सबसे मूल्यवान लक्ष्यों में से एक पर हमला करने के लिए किया था। यूक्रेन का पिंक खतरा 1400 किलोमीटर या 870 मील से भी ज्यादा दूरी तय करके रूस के उद्मुर्त गणराज्य में स्थित वोटकिंस्क मिसाइल प्लांट पर सीधे प्रहार करने में सफल रहा। यह हमला बेहद विनाशकारी था, जैसा कि डिफेंस एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों के प्लांट को चीरते हुए फुटेज के फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण से स्पष्ट होता है। फुटेज में दिखता है कि फ्लेमिंगो सटीकता से हमला करता है, जिससे पता चलता है कि इसमें गाइडेंस सिस्टम है जो अंतिम चरण में सक्रिय होता है और अन्य सिस्टम्स के साथ मिलकर सैकड़ों मील दूर लक्ष्य तक पहुंचाता है। फ्लेमिंगो में भी पैठने की क्षमता है। फुटेज में दिखता है कि यूक्रेन की मिसाइल वोटकिंस्क की वर्कशॉप की दीवार से टकराती है। फिर इमारत की दूसरी तरफ 2 अलग अलग चमकें दिखती है। दूसरे शब्दों में, फ्लेमिंगो टकराने पर नहीं फटा, वह लक्ष्य के अंदर चला गया और फिर फटा, जिससे उसने अधिकतम नुकसान पहुंचाया। डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट की लहर पूरे वर्कशॉप में फैल गई और ये इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अंदरूनी संरचनात्मक नुकसान पहुंचाया, जिससे पूरी सुविधा नष्ट हो गई। ये नई पिंक रणनीति लागू हो रही है, रूस के लिए विनाशकारी भविष्यवाणी, जिसे हम जल्द विस्तार से समझेंगे। उससे पहले यूक्रेन का हमला रूस आपको जितना यकीन दिलाना चाहता है उससे कहीं ज्यादा सफल रहा। बीबीसी की सैटेलाइट तस्वीरों में वोटकिंस्क वर्कशॉप्स में बड़ा गड्ढा दिखता है, जिससे स्पष्ट है कि यूक्रेन ने उस प्लांट पर सीधा प्रहार किया जहां रूस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलें बनाई जाती हैं। माना जाता है कि इस्कंदर, यार्स, बुलावा और ओरेशनिक मिसाइलें इसी प्लांट में बनती है। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलें पहुंची तो वहां लाइटें जल रही थी, यानी जब गुलाबी मिसाइलें आईं तब रूसी पहले से ही अंदर थे। फ्लेमिंगो की दस्तक पर मिसाइलें बड़ी तादाद में आईं। हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की नई गुलाबी रणनीति की सराहना की। प्रवक्ता के अनुसार जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन द्वारा रूस के प्रमुख मिसाइल संयंत्र को भेजी गई हर मिसाइल वोटकिंस्क में पहुंची। ये दर्शाता है कि रूस के पास अपने भूभाग के सैकड़ों मील लंबे विशाल हिस्सों में यूक्रेन के नए हथियार रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली की भारी कमी है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि इस बार कितनी फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मैं बस कहना चाहता हूं कि कुछ रूसी वायु रक्षा ने रोकी, कुछ नहीं, और कुछ सीधे निशाने पर लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी मिसाइलें दागी गई वे सभी अपने लक्ष्य तक पहुंची, जेलेंस्की ने घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, फ्लेमिंगो की पहचान उच्च गुणवत्ता और सटीकता है, और हमने दोनों के नतीजे 21 फरवरी को देखे। लेकिन जो हमने और भी देखा वो ये था कि यूक्रेन ने कुछ ऐसा हासिल किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। गहरे हमले देश के लिए निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है। सिर्फ 2025 ही वो साल था जब यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने पहले से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की और इस प्रक्रिया में रूस के तेल शोधन ढांचे को नष्ट कर दिया। 2025 में एक समय ऐसा आया जब यूक्रेन ने रूस की लगभग 38% तेल शोधन क्षमता को बंद कर दिया था, और वो भी लगभग पूरी तरह अपने लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल करके। यह यूक्रेन के लिए अच्छा परिणाम था, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यही गुलाबी रणनीति काम आती है। वोटकिंस्क में यूक्रेन ने ऐसा कुछ हासिल किया जो पूरे युद्ध में पहली बार हुआ था। भले ही उसने 21 फरवरी से पहले
फ्लेमिंगो मिसाइलें इस्तेमाल की थीं। ये फैबियन हॉफमैन के अनुसार है, जो ओस्लो विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो हैं। हॉफमैन एक संस्थान में है जो मिसाइल तकनीक और रक्षा नीति पर शोध करता है। उन्होंने कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि 21 फरवरी को यूक्रेन की तरफ से ऐसा पहली बार देखा गया। हॉफमैन ने आउटलेट को बताया कि शुक्रवार रात 20 से 21 फरवरी को हुआ हमला पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस की मिसाइल इंडस्ट्री के एक मुख्य लक्ष्य को सीधे तौर पर भारी मिसाइल क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ड्रोन प्रधान रणनीति को अब बड़ा अपग्रेड मिला है। यूक्रेन की योजना जैसे जैसे यह आगे बढ़ रही है, अपने गहरे हमले वाले ड्रोन शस्त्रागार के साथ साथ फ्लेमिंगो जैसे भारी हथियारों को जोड़ना है ताकि उसके पास और अधिक विकल्प हों। फ्लेमिंगो मिसाइल वाले विशाल ड्रोन झुंड यूक्रेन को रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी पड़ने में मदद कर सकते हैं। फ्लेमिंगो का इस्तेमाल रूस के रक्षा उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जबकि ड्रोन रूसी ऊर्जा उत्पादन और अन्य कम सुरक्षित संपत्तियों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे। यह यूक्रेन की गहरे प्रहार की रणनीति है, पर वैसी नहीं जैसी आप सोचते हैं। और हम थोड़ी देर बाद इस रणनीति के बारे में और गहराई से जानेंगे और ये रूस के लिए क्या मायने रखती है। 21 फरवरी को यूक्रेन ने पहली बार पूरे रूस में अभूतपूर्व मिसाइल अलर्ट बजा दिया। कीव इंडिपेंडेंट ने 27 फरवरी को बताया कि 21 फरवरी को वोडकिंस्क ही यूक्रेन का एकमात्र निशाना नहीं था। हैरानी की बात है कि 13 रूसी क्षेत्रों में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ, जिनमें ओरेनबर्ग ओब्लास्ट जैसे दूर दराज इलाके भी थे जो दक्षिणी यूराल पर्वतों में है और यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर यानी 620 से ज्यादा मील दूर है। इन 13 क्षेत्रों में से 8 को पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा जब से पुतिन ने यूक्रेन पर अपना क्रूर आक्रमण शुरू किया था। 21 फरवरी को यूक्रेन की भेजी गई फ्लेमिंगो मिसाइलों में से रूस ने सिर्फ एक को मार गिराने की पुष्टि की है। कम से कम रूस की तरफ से पुष्टि है। चुआज गणराज्य के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वायु रक्षा प्रणाली से एक फ्लेमिंगो मार गिराया। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेन की एक और मिसाइल रास्ता भटक गई, जैसा जेलेंस्की ने पहले वीडियो में कहा था। पुतिन को दहलाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि फ्लेमिंगो ने उड़ान भर ली है। असल में फ्लेमिंगो वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। यूक्रेन के लिए अब गुलाबी ही नया काला है और फ्लेमिंगो तेजी से खुद को उस हथियार के रूप में स्थापित कर रहा है जिसे देश हमेशा बताता आया है। 2025 के गर्मियों में फ्लेमिंगो की घोषणा के बाद थोड़ी देर तक विकास की खबरें शांत थी। फिर यूक्रेन ने इसे रूस पर इस्तेमाल किया। लेकिन जो हमने यूक्रेन की मिसाइलों के बारे में जाना है, जिन्हें शायद ज्यादा सही तरीके से ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड कहा जा सकता है, वह यह है कि ये 2025 के अधिकांश समय में यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए लंबी दूरी के ड्रोनों से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हैं। वे ड्रोन 250-350 किमी भी घंटा, 155-217 मील भी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, जिससे उन्हें मिसाइलों की तुलना में गिराना आसान होता है। इन ड्रोनों के साथ यूक्रेन द्वारा किए गए सफल हमलों की संख्या से पता चलता है कि रक्षा की जो अनुमानित आसानी थी वो वैसी नहीं है जैसी रूस ने उम्मीद की थी। लेकिन इसके बावजूद फ्लेमिंगो कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा या 560 मील प्रति घंटा की सबसोनिक गति तक पहुंच सकता है और ये अपनी गति को चौंका देने वाली 3000 किलोमीटर या लगभग 1860 मील की दूरी तक बनाए रख सकता है। और जब फ्लेमिंगो अपने लक्ष्य पर पहुंचता है तो यह उस तरह का छोटा वारहेड नहीं लाता जो आमतौर पर लंबी दूरी के ड्रोन में लगाया जाता है। ये वोडकिंस्क जैसी जगहों तक पहुंचने वाली बस कुछ किलो की मारक शक्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS के अनुसार प्रत्येक फ्लेमिंगो में 1150 किलोग्राम या लगभग 2500 पाउंड का वारहेड होता है। ये साधारण लंबी दूरी का हथियार नहीं है। IISS के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली जमीन से लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसे यथासंभव कम लागत वाला बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यूक्रेन ने उत्पादन की सटीक लागत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन की यह नई ताकतवर मिसाइल प्रति यूनिट लगभग $5 लाख में बन जाती है, जो कि एक क्रूज मिसाइल के लिए अपेक्षित लागत से काफी कम है। उदाहरण के लिए अमेरिकी टॉमहॉक की कीमत प्रति यूनिट लगभग $1.4 मिलियन या उससे भी अधिक है और इसकी सबसे लंबी रेंज वाली वेरिएंट भी फ्लेमिंगो से लगभग
300 मील कम दूरी तय कर पाती है। हल्के शब्दों में कहें तो यह साफ है कि फ्लेमिंगो यूक्रेन के ड्रोन से कहीं बेहतर है। यही अपग्रेड गहरे हमलों को संभव बनाता है, लेकिन यूक्रेन के मामले में वैसे नहीं जैसा हम अब तक देखते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसी और जानकारी के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह समझाते हैं। हॉफमैन बताते हैं कि फ्लेमिंगो यूक्रेन के ड्रोन से क्या अलग देता है और उनकी राय डिफेंस एक्सप्रेस एनालिसिस से मेल खाती है, जिस पर हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। एक लॉन्ग रेंज ड्रोन आमतौर पर बाहरी सतहों पर ही फट जाता है, जबकि फ्लेमिंगो के साथ आपके पास अच्छी संभावना होती है कि वह पहले टारगेट के अंदर घुसेगा और फिर फटेगा, जिससे आप अधिकतम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह हॉफमैन कहते हैं, जोड़ते हुए इससे लंबी दूरी के ड्रोन से हमले की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से यूक्रेन की नई पिंक रणनीति रूस के लिए बड़ी समस्या बन रही है। अब यूक्रेन के पास ऐसा हथियार है जो उसके शस्त्रागार में बाकी किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर है, जो रूस के अंदर इतनी गहराई तक जा सकता है कि वे लक्ष्य जिन्हें पुतिन ने कभी उजागर होने की कल्पना भी नहीं की थी, अब यूक्रेन के रडार पर है। और जैसा कि वोटकिंस्क में देखा गया, यूक्रेन बिल्कुल उसी चीज को निशाना बना सकता है जिसे वो मारना चाहता है। सैकड़ों मील चलने के बाद भी यूक्रेन ने गहरे तक मार करने की अपनी क्षमता को बहुत बढ़ा लिया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि ये हमले युद्ध में रूसी हालात बदल देते हैं। हम ये फिर वोटकिंस्क में देख सकते हैं। यूक्रेन द्वारा किसी अहम मिसाइल उत्पादन लाइन को अस्थायी रूप से भी ठप कर देना रूस में असर डालता है, जो यूक्रेन पहुंचकर बड़ी सुनामी बन जाता है। अब मिसाइलें नहीं बन सकती। अब रूस को लंबी दूरी के हमलों के लिए मौजूदा भंडार पर निर्भर रहना होगा। भंडार खत्म होने पर रूस यूक्रेन पर दूर से जोरदार हमला नहीं कर सकेगा। जमीन पर सैनिकों को उन रक्षा पंक्तियों पर हमला करना पड़ता है जिन्हें रूस की मिसाइलें कमजोर नहीं कर पाईं, जिससे यूक्रेन मजबूत रक्षा कर सकता है। उस रक्षा के कारण रूस के और अधिक सैनिक मारे जाते हैं, जिससे रूस के अब तक के आक्रमण में हुए 1.266 मिलियन हताहतों की संख्या और बढ़ जाती है। ये यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति के तहत जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि पिंक रणनीति अब नई ताकत मैदान में ला रही है। पहले यूक्रेन रूसी युद्ध मशीन के कुछ हिस्सों को ही नुकसान पहुंचा सकता था, अब वह पूरे हिस्सों को खत्म कर सकता है। फ्लेमिंगो से क्षमता में अस्थायी कमी स्थायी हो सकती है। यूक्रेन के ड्रोन जिन लक्ष्यों को नहीं भेज सकते, जैसे वोटकिंस्क मिसाइल उत्पादन सुविधा, अब कमजोर है। अचानक पुतिन और उनके क्रेमलिन साथियों को एक ऐसे नए हथियार से जूझना पड़ रहा है जो सीधे निशाना साध सकता है और रूस की वायु रक्षा प्रणाली के लिए उतना कमजोर नहीं है जितना पुतिन ने सोचा था। यह नई पिंक रणनीति यूक्रेन को रूस के साथ चल रही शांति वार्ताओं में मोलभाव की बहुत बड़ी ताकत देती है। दिसंबर में फोर्ब्स के सहयोगी विक्रम मित्तल ने उल्लेख किया था कि 2025 के उत्तरार्ध में यूक्रेन द्वारा गहरे अंदर तक किए गए ड्रोन हमलों में हुई वृद्धि पहले ही रूस को कमजोर करने में शानदार काम कर रही थी। इन ड्रोन हमलों ने रूस की दीर्घकालिक युद्ध क्षमता को व्यापक रूप से कमजोर कर दिया है। विक्रम मित्तल कहते हैं कि ये हमले कई स्तरों पर असर डालते हैं। रूसी सेनाओं को सीधे निशाना बनाते हैं, उन सेनाओं को आपूर्ति करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं और सैनिकों व उपकरणों के लिए उपलब्ध संसाधनों को भी कम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 2025 के हमलों की सफलता से दिखा सकता है कि वह शांति वार्ता में रूस के अंदर रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब कल्पना कीजिए कि वह दबाव और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई है कि यूक्रेन रणनीतिक ठिकानों को ही निशाना बना सकता है। यूक्रेन ऐसे हथियार से वे हमले कर सकता है जो उन ठिकानों को पूरी तरह मिटा दे। स्टेट एविएशन म्यूजियम के वरिष्ठ शोधकर्ता वैलेरी रोमानेंको ने अगस्त में रेडियो एनवी से बात करते हुए इसे शायद सबसे अच्छे तरीके से कहा। इसका मतलब है कि अगर यह रूसी सैन्य औद्योगिक सुविधा यानी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमला करता है, तो 2 सीधे हमले किसी भी ऐसे प्लांट को कम से कम 1 साल के लिए बंद कर सकते हैं। रोमानेंको ने कहा कि हमले से लगभग 20 मीटर का गड्ढा बनेगा और इसे रूसियों के बराबर कर देता है। रोमानेंको ने कहा कि यूक्रेन की पिंक रणनीति से अब रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर का 90% हिस्सा यूक्रेन की पहुंच में है।
अधिक अपग्रेड के बाद फ्लेमिंगो शेष 10% को खत्म करने में भी अहम हो सकता है, जिसमें वे संयंत्र हैं जहां Su-34 फाइटर जेट बनाए जाते हैं, जिनका रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमलों में उपयोग कर रहा है। रोमानेंको ने अगस्त के इंटरव्यू में बताया था कि यूक्रेन वोटकिंस्क पर कैसे हमला कर सकता है। करीब 6 महीने बाद फ्लेमिंगो ने वही किया जो विमानन विशेषज्ञों ने कहा था। सिद्धांततः पिंक रणनीति का यही मतलब है। यूक्रेन कह सकता है, देखो यह फ्लेमिंगो ऐसा हथियार है जिसकी पुतिन ने कल्पना नहीं की थी और जो रूस की युद्ध क्षमता को नए तरीकों से कमजोर कर सकता है। रूस की युद्ध मशीन को हुआ अहम नुकसान अब पुतिन की युद्ध क्षमता को बुरी तरह तबाह कर देता है। और बजटीय पक्ष में भारी हमलों का मतलब है ज्यादा पैसे का नुकसान और मरम्मत पर और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पिंक रणनीति का व्यावहारिक पक्ष भी ध्यान रखना जरूरी है। फ्लेमिंगो ताकतवर है लेकिन परफेक्ट हथियार नहीं। रूस और जेलेंस्की ने वोटकिंस्क हमले के बाद बताया कि इसे गिराया जा सकता है। यही तथ्य है जो जल्द ही यूक्रेन को रूस के लंबी दूरी के हमलों के तरीके की नकल करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसमें ड्रोन के जरिए एयर डिफेंस को ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है ताकि उसके ज्यादा ताकतवर मिसाइलें एयर डिफेंस को पार कर अपने लक्ष्यों पर पहुंच सके। मित्तल ने कहा कि यह रणनीति उत्पादन पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी अगर यूक्रेन को इसे सफलतापूर्वक अंजाम देना है। हम इस पर बस 1 मिनट में पहुंचेंगे। सबसे पहले मित्तल बताते हैं कि रूस की संयुक्त मिसाइल और ड्रोन रणनीति, जिसका उसने 2025 के दूसरे हिस्से में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, उसमें कुछ ऐसे फायदे हैं जो इसे उन कुछ रूसी रणनीतियों में से एक बनाते हैं जिन्हें यूक्रेन के लिए अपनाना फायदेमंद हो सकता है। मित्तल 2 अक्टूबर के हमले का जिक्र करते हैं जिसमें 7 इस्कंदर M बैलिस्टिक, 7 ख-5969 और 21 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। वे सभी मिसाइलें भी सीमा क्षेत्रों से छोड़े गए 381 ड्रोन के साथ यूक्रेन में दाखिल हुई। नतीजा ये रहा कि 78 ड्रोन और 18 मिसाइलें, जिनमें सभी इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, अपने लक्ष्यों पर लगी। मित्तल कहते हैं कि इस हमले का मतलब ये है कि रूस ने अपनी ड्रोन और मिसाइल रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें वो अब कम लेकिन बड़े और समन्वित हमले यूक्रेन पर करता है। इन हमलों को, जो महीने में कुछ ही बार होते हैं, रूस द्वारा लगभग रोजाना किए जा रहे केवल ड्रोन हमलों के साथ मिलाकर रूस यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को अभिभूत करने में सक्षम हो जाता है, जिससे उसकी सबसे शक्तिशाली मिसाइलें भी सुरक्षा को भेदने में सफल हो जाती हैं। ये एक रणनीति है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर तबाही मचाने के लिए कर रहा है। अब पिंक रणनीति कुछ बदला लेने के लिए तैयार है। जो हम यूक्रेन से देख सकते हैं वो ये है कि देश बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो मिसाइलों को बचाकर रखेगा, जबकि वो रूस पर ड्रोन से हमले करता रहेगा। जब फ्लेमिंगो का भंडार पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो 21 फरवरी को जो हमने देखा था वैसे बड़े हमले किए जाते हैं और फ्लेमिंगो के अपने लक्ष्यों को भेदने की संभावना बेहतर हो जाती है। वोटकिंस्क पर हमले से गंभीर नुकसान हुआ, इसलिए हमें लगता है कि मार्च के पहले पखवाड़े में यूक्रेन की ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट आ सकती है। हालांकि पिंक रणनीति की पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उत्पादन को लगातार बनाए रखना जरूरी है। ड्रोन के मामले में यूक्रेन अपनी जरूरत के आंकड़ों को हासिल करने की दिशा में अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने 2025 में कम से कम 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाए, तो 2026 में भी ये संख्या इतनी या अधिक हो सकती है। 30,000 ड्रोन प्रति वर्ष का मतलब है 2,500 ड्रोन प्रति माह। हालांकि ये रूस द्वारा हर महीने बनाए जा रहे ड्रोन की संख्या के स्तर तक नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन के लिए उन रणनीतिक स्थानों पर हवाई रक्षा को मात देने के लिए काफी होना चाहिए जहां वो फ्लेमिंगो के साथ हमला करना चाहेगा। हॉफमैन यूक्रेन की उत्पादन समस्या दिखाते हैं। आदर्श रूप से यूक्रेन बड़ी संख्या में लंबी दूरी के ड्रोन बनाना और फ्लेमिंगो, लोंग नेपच्यून, सेप्सन जैसी भारी मिसाइल क्षमता से अपने हमले के शस्त्रागार को मजबूत करना चाहता है। वे कीव इंडिपेंडेंट को बताते हैं। मान लेते हैं कि लंबी दूरी के ड्रोन का उत्पादन बढ़ता है, तो यूक्रेन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी पिंक रणनीति को व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त फ्लेमिंगो मिसाइलें बना रहा है। अभी के लिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह हो रहा है। अगस्त में न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने कहा था कि यूक्रेन हर महीने
50 फ्लेमिंगो मिसाइलें बनाना चाहता है, जिससे करीब $25 मिलियन मासिक खर्च आएगा। नवंबर तक फ्लेमिंगो मिसाइलों के निर्माता फायरपॉइंट का दावा था कि वे हर दिन 3 प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं, जो उत्पादन लक्ष्य को लगभग दोगुना कर देता है। हालांकि इससे लागत भी दोगुनी हो जाती है। फिर भी अगर गुलाबी रणनीति का मकसद रूस की तरह मिसाइलों का भंडार बनाना है और फिर उन्हें उन खास मौकों पर दागना है जब रूस की वायु रक्षा प्रणाली थकी या कमजोर हो जाती है, तो फ्लेमिंगो के साथ यूक्रेन सही रास्ते पर है। हर महीने 50 फ्लेमिंगो मिसाइलें, साल में 600 बनती है, और अगर फायर पॉइंट रोज 3 बना रहा है तो ये संख्या और बढ़ सकती है। योजना है कि दूसरे देशों को मानक उत्पादन पैकेज दिया जाए, जिसके तहत खरीदारों के वित्त पोषण से फ्लेमिंगो मिसाइलों के बैच तैयार किए जाएंगे, जिनमें से आधी यूक्रेन में रहेंगी और आधी खरीदार पनामा को जाएंगी। अगर यूक्रेन की सारी योजना सही चलती है तो पिंक रणनीति युद्ध को खत्म करने वाली साबित हो सकती है। पुतिन जिन जगहों को सुरक्षित मानते थे वहां रूस जल उठेगा और हर फ्लेमिंगो का हमला रूस को यूक्रेन में कमजोर करेगा। साफ कहूं तो 21 फरवरी को यूक्रेन ने फ्लेमिंगो के साथ जो किया वह चौंकाने वाला नहीं था। मुसीबतें अकेले नहीं आती और इस वक्त पुतिन बुरी तरह दबाव में है। रूस के राष्ट्रपति के लिए बुरा हफ्ता और भी खराब हो गया, क्योंकि यूक्रेन ने दिखा दिया कि रूस में कहीं भी उसके लंबी दूरी के हथियारों से सुरक्षा नहीं है। युद्ध मशीन को चीर कर रख दिया गया है। उसके दिल पर हमला पूरा हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन ने इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना को अंजाम दिया है जो यूरोप सालों से नहीं कर पाया। उसे यूक्रेन ने कुछ ही घंटों में कर दिखाया। रूस की प्रगति रुक गई है क्योंकि प्रोग्रेस संयंत्र पर हमला हुआ है। विशेष रूप से यूक्रेन ने 12 फरवरी की रात को मिचेरिन्स्की जावोद प्रोग्रेस रक्षा संयंत्र पर ऐतिहासिक हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई और संयंत्र के परिसर से धुआं निकलता रहा। रूसी सेना इसे रोकने में असमर्थ थी। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार सैनिकों ने यूक्रेन की प्रक्षेपास्त्रों को रोकने के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, संभवतः क्योंकि संयंत्र पर वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी, जो रूसी युद्ध के लिए अहम है। हम थोड़ी देर में बताएंगे कैसे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यूक्रेन का हमला रूस के तांबोव क्षेत्र में हुआ, जो मॉस्को ओब्लास्ट से लगभग 480 किलोमीटर यानी करीब 300 मील दक्षिण पूर्व में है। इस क्षेत्र में रेल अवसंरचना है, पर 12 फरवरी की रात यूक्रेन का निशाना रूसी लॉजिस्टिक्स नहीं था। यह एक ऐसा संयंत्र था जो रूस की सैन्य विमानन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर देश की मिसाइल उत्पादन क्षमता के लिए भी, जिनका इस्तेमाल वह यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करने के लिए कर रहा है। रूस के अधिकारियों ने एक बड़े यूएवी हमले को नाकाम करने का दावा किया, न्यूज स्काई ने रिपोर्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में कोई जवाबी कार्रवाई हुई थी। प्रोग्रेस फैक्ट्री में यूक्रेन के लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन ने अपने लक्ष्यों पर सीधे वार किए, जिससे धमाकों की एक श्रृंखला हुई, जिससे तांबो क्षेत्र के गवर्नर येवगेनी पयेविशोव को हमले की पुष्टि करनी पड़ी। बेशक उन्होंने पुराना ड्रोन मलबे वाला बहाना ही दोहराया। हालांकि उन्होंने ये शब्द सीधे तौर पर नहीं कहे, बल्कि दावा किया कि ड्रोन को औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर मार गिराया गया जहां आग लग गई थी। रूस की वायु रक्षा प्रणाली विफल रही। यूक्रेन के ड्रोन अपने लक्ष्यों पर जा लगे। न्यूज स्काई के अनुसार प्रोग्रेस प्लांट में आग इतनी भीषण थी कि दसियों किलोमीटर दूर से दिखी। रूसी टेलीग्राम चैनलों ने प्लांट की घटना रिपोर्ट की और कहा, अधिकारी इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लांट के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है और हताहतों की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। साफ तौर पर कहूं तो रूस के पास खबर को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा कुछ करने का विकल्प नहीं है। इतनी बड़ी आग, जिसे आसपास के शहर से भी देखा जा सकता है, उसे छुपाना आसान नहीं है। ये हमला यूक्रेन के लिए बड़ा और रूसी युद्ध मशीन के लिए विनाशकारी है। क्यों? मिचेरिन्स्की जावोद प्रोग्रेस प्लांट रूस की युद्ध मशीन के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि न्यूज स्काई ने 13 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में इस हमले के बारे में बताया, यूक्रेन का हमला उन उत्पादन भवनों को नष्ट करने के लिए किया गया था जिनमें जटिल उपकरण हैं, न कि खाली गोदामों को जिन्हें नष्ट करने से रूस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वे उपकरण रूस की मिसाइल और विमान नियंत्रण सिस्टम के तत्व बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, स्विचिंग मॉड्यूल्स और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक तत्व शामिल है, जो किसी भी हथियार या एयर फ्रेम को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं।
संक्षेप में यह एक हमला है जो यूक्रेन ने रूस की मिसाइल सेना को पूरी तरह अंधा करने के लिए किया था, और यूक्रेन को यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि रूस ने सर्दियों के दौरान यूक्रेनी क्षेत्र पर अपनी मिसाइल हमलों को बढ़ा दिया है। कीव इंडिपेंडेंट ने जनवरी में बताया था कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन के बड़े पैमाने के हमलों के तरीके बदल दिए हैं। जहां पहले पुतिन की सेनाएं कई तरह के लक्ष्यों पर हमला करती थी, अब वे यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर केंद्रित हो गई है, ताकि गर्मी आने से पहले यूक्रेन को ठंड में जकड़ने की बेताब कोशिश की जा सके और फिर युद्ध वापस रूस की ओर लौट जाए, जहां वे अपनी सेना को निराशाजनक रूप से मौत के मुंह में धकेलते हैं। रूस की नई रणनीति, जिसमें बढ़ती मिसाइल उत्पादन से ताकत मिली है और इससे यह संकेत मिलता है कि पश्चिमी प्रतिबंध असरदार नहीं है, यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी पड़ने के लिए बनाई गई है। यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य अधिकारी विक्टर केवल्युक के अनुसार बड़ी मात्रा में हथियारों के ऐसे मिश्रण से हमले की रणनीति में बदलाव का संकेत मिलता है। रूस अब वायु रक्षा प्रणालियों को जटिल खतरों से ओवरलोड करने की कोशिश कर रहा है, न कि एक ही तरह के हमलों से। रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग और उनका मलबा यूक्रेन में गिरना दिखाता है कि कई मिसाइलें तैनाती से कुछ हफ्ते पहले ही बनी थी। ये सब संकेत देते हैं कि प्रतिबंध अपना काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। रूस को मिसाइल बनाने के पुर्जे अब भी मिल रहे हैं। रूस को अभी भी वो सब मिल रहा है जिसकी उसे प्रोग्रेस जैसे प्लांट्स में गाइडेंस सिस्टम और अन्य उपकरण बनाने के लिए जरूरत है, जो उन मिसाइलों को काम करने लायक बनाते हैं। प्रोग्रेस पर हमला रूस की मिसाइल निर्माण के एक स्रोत को नष्ट करने के लिए था, और ये इतना जोरदार झटका था कि पूरे यूरोप के कानों में भी इसकी गूंज सुनाई दी, क्योंकि यूक्रेन ने यह साफ संदेश दिया है कि प्रोग्रेस जैसे प्लांट्स को उनके काम से रोकने के लिए प्रतिबंधों और उनके पालन में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप प्रोग्रेस पर हमले को यूक्रेन द्वारा रूस के मिसाइल हमलों के बदले कुछ हद तक बदला लेने के रूप में भी देख सकते हैं। ये नजरिया दिलचस्प है क्योंकि 14 फरवरी को कीव इंडिपेंडेंट ने लिखा था कि रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमलों को उस डीप स्ट्राइक रणनीति के बदले के रूप में पेश कर रहा है जो रूस को भीतर से तोड़ रही है। रूस यूक्रेन पर हमलों का विवरण देते हुए मजबूरी के कदम और प्रतिक्रिया जैसे बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो सिर्फ इसलिए मौजूद है कि मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाली जा सके। किंग्स कॉलेज लंदन के रक्षा विशेषज्ञ माइकल क्लार्क के अनुसार रूस यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले आम नागरिकों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है, जो युद्ध अपराध का प्रमाण है। यूक्रेन अपने लंबी दूरी के ड्रोन तथा मिसाइलों और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स की बढ़ती आपूर्ति का इस्तेमाल कर तेल, ईंधन के ढांचे, सैन्य ठिकानों व अन्य वेध लक्ष्यों पर हमला करता है, जिससे रूसी युद्ध मशीन कमजोर होती है। यूक्रेन के लिए रक्षा का तर्क पूरी तरह से जायज है। यूक्रेन ने प्रोग्रेस सुविधा पर अपने सबसे हालिया हमले से उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जिसे यूरोप नहीं रोक सका और जो पुतिन की लंबी दूरी की रणनीति का मुख्य हिस्सा थी। प्रोग्रेस पर हुए हमलों ने सिर्फ इतना ही हासिल नहीं किया। न्यूज स्काई के अनुसार उस जल रही फैक्ट्री में मिसाइल और एयरफ्रेम्स के पुर्जे ही नहीं और भी चीजें बनती थीं। न्यूज स्काई के अनुसार प्रगति प्लांट में ऐसे उपकरण बनते हैं जिन्हें रूस तेल और गैस पाइपलाइनों में इस्तेमाल कर देश और दुनिया में उत्पाद भेजता है। यह लगभग खुद ब खुद स्पष्ट है कि यूक्रेन के ऐतिहासिक प्रगति प्लांट पर हमले का यह एक और महत्वपूर्ण पहलू क्यों है। अगर रूस अपनी पाइपलाइनों का निर्माण या रख रखाव नहीं कर सकता तो यूक्रेन ने उसकी ऊर्जा इंडस्ट्री को और नुकसान पहुंचाया है, और जो पहले से ही इस हद तक ढह रहा है कि जनवरी 2026 में क्रेमलिन की ऊर्जा उत्पाद कर आय पिछले जनवरी से 50% कम थी। अगर प्रगति प्लांट के नागरिक क्षेत्र के विद्युत उत्पाद भी जोड़े तो यूक्रेन ने पुतिन द्वारा शुरू युद्ध का दर्द रूस की जनता तक पहुंचा दिया है। रूस की प्रतिक्रिया रोचक रही। ये चुपचाप स्वीकार करने और आमतौर पर ड्रोन के मलबे के बहाने देने का मिश्रण है। साथ ही ये दावा भी किया गया कि प्रोग्रेस संयंत्र पर हुए हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। हमने कुछ ऐसा ही तब देखा था जब यूक्रेन ने जून 2025 में उस संयंत्र पर हमला किया था। हालांकि उस समय रूस ने जो हुआ उसे एक स्थानीय घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हमला इतना बड़ा है कि रूस इसे छुपा नहीं सकता, तो आपको स्वीकारोक्ति और इनकार के मिश्रण वाली यह अजीब सी स्थिति देखने को मिलती है। रूस ने आग बुझाने का दावा किया,
जबकि न्यू स्काई के अनुसार टेलीग्राम चैनल्स ने बताया कि आग इतनी भीषण है कि आसपास के इलाकों के निवासी और कर्मचारी वहां से निकाले जाने पर मजबूर हो सकते हैं। ये दो अलग अलग कहानियों जैसा मामला है। हम जानते हैं रूस का संस्करण हमेशा प्रोपोगेंडा और झूठ से भरा रहता है। अभी हमने यूक्रेन द्वारा रूस पर मिसाइलों के इस्तेमाल का जिक्र किया था। यूक्रेन ने एक और हमला किया जिससे यूक्रेन की ऐतिहासिक रात पुतिन के लिए रूसी युद्ध मशीन के पतन में बदल गई। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसका सबसे अच्छा समय है। अब वापस यूक्रेनी मिसाइलों पर आते हैं। जैसे ही रूस के एक प्रमुख सैन्य उपकरण उत्पादक संयंत्र में आग लगती है, यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वह अपनी खुद की मिसाइलों का इस्तेमाल करके अन्य लक्ष्यों पर भी जोरदार हमला कर सकता है। या और खास तौर पर कहें तो यह मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड है, फ्लेमिंगो। इसके अलावा 12 फरवरी को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने मुख्य मिसाइल और तोपखाना निदेशालय या GRAU के अंतर्गत आने वाले एक विशाल सैन्य गोला बारूद भंडारण स्थल पर जबरदस्त हमला किया है। डबल टैप में यूक्रेन की प्रोजेक्टाइल्स फिर रूस में घुसी। फ्लेमिंगो मिसाइलें उड़कर वोल्गोग्राद क्षेत्र की GRAU सुविधा को कोल्टुबान बस्ती के पास नष्ट करने पहुंची। माना जाता है कि यह रूस के सबसे बड़े भंडारण केंद्रों में से एक है, जहां वो गोला बारूद, विस्फोटक और मिसाइलें रखता है जिनका उसकी सेना यूक्रेन में इस्तेमाल करती है। यूक्रेनी रक्षा बलों ने टेलीग्राम पर प्रकाशित एक बयान में खुलासा किया कि उन्होंने ये कारनामा किया है जिसमें कहा गया सुविधा के क्षेत्र में शक्तिशाली विस्फोट दर्ज किए गए, जिसके बाद द्वितीयक विस्फोट भी हुए। नुकसान का आकलन चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रूसी सैन्य लक्ष्य पर फ्लेमिंगो का फिर सफल उपयोग हुआ है। ये वो हथियार है जो अस्तित्व में नहीं आना था। पुतिन को लगा था कि यूक्रेन रूस के आगे जल्दी हार जाएगा, इससे पहले कि वो रूस के लिए गंभीर खतरा बन सकने वाली मिसाइल या ड्रोन मिसाइल बना सके। अब एक GRAU सुविधा नष्ट हुई है। रूस द्वारा यूक्रेन पर दागी गई मिसाइलें जमीन पर फटकर तबाही बढ़ा रही है। रूस के लिए यह हफ्ता और भी खराब हो गया क्योंकि यूक्रेन ने एक ही दिन में कई हमले करके रूसी युद्ध मशीन को निशाना बनाया। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड में LUAVT एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर AVT-3 इकाइयां और बुनियादी ढांचा नष्ट किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार जापोरिजिया के कब्जे वाले हिस्सों में यूक्रेन ने एक ऐसे गोदाम को भी नष्ट कर दिया जिसमें रूस के सैनिकों द्वारा यूक्रेन में हर रोज इस्तेमाल किया जाने वाला गोला बारूद भरा हुआ था। इन सबके जवाब में रूस की प्रतिक्रिया वही रही है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने माना कि रूसी रक्षा मंत्रालय की एक सुविधा में आग लगी और भारी नुकसान के कारण आपातकालीन निकासी करनी पड़ी। यह नहीं बताया गया कि वह सुविधा क्या है, लेकिन नोएल रिपोर्ट्स के एक्स पर साझा धमाकों और आग के वीडियो से यह साफ है। मॉनिटरिंग चैनलों ने भारी धमाकों और वायु रक्षा गतिविधि की आवाज रिपोर्ट की है, जिससे लगता है कि यूक्रेन ने किसी कीमती चीज को निशाना बनाया और अगर खुद यूक्रेन की बात माने तो सीधे प्रहार भी किए। बोचारोव ने दावा किया कि रूस ने खतरों को नाकाम किया है। वो शब्द दोबारा सुनाई दे रहे हैं जबकि निशाना बनी सुविधा जल रही है। अभी हमें नहीं लगता कि रूसी अधिकारी नाकाम करना का मतलब जानते हैं। आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपकी वायु रक्षा वास्तव में हमलों को रोकती है, बोचारोव, न कि तब जब किसी सुविधा पर इतना जोरदार हमला होता है कि उसके अंदर रखा गोला बारूद भी फटने लगता है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक रूस का रक्षा मंत्रालय वोल्गोग्राद हमले पर चुप है। उसने बताया कि हमले की रात वायु रक्षा ने 106 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें 1 वोल्गोग्राद और 13 तांबोव में गिराए गए। लेकिन क्या इस समय कोई वास्तव में इस पर विश्वास कर सकता है? इन दोनों क्षेत्रों में रूस की मिसाइल रणनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाएं थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है, नष्ट हो गई है, और रक्षा मंत्रालय आंखें मूंदे है जबकि उसकी मिसाइलें और उनके घटक धुएं में उड़ रहे हैं। 12 फरवरी को यूक्रेन ने भारी नुकसान पहुंचाया था। नुकसान इतना गंभीर था कि उसने रूसी युद्ध मशीन का दिल ही उखाड़ दिया। हम आपको जल्द बताएंगे कि फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड का एक हमला इतना खास क्यों था। लेकिन पहले जाने यूक्रेन के हमलों का मुख्य निशाना
रूस की मिसाइल क्षमताएं थीं। हम पहले ही देख चुके हैं कि रूस अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को तबाह करने के लिए कैसे कर रहा है, जो कि एक ऐसा तरीका है जिसे स्पष्ट रूप से वैध सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बजाय यूक्रेनी नागरिकों को अप्रत्यक्ष रूप से मारने के लिए अपनाया गया है। लेकिन यूक्रेन की बड़ी समस्या, जैसा कि एक सैन्य विश्लेषक ने दिसंबर में न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन से बात करते हुए बताया, यह है कि अब रूस ऐसी स्थिति में है जहां वो यूक्रेन में इस्तेमाल की जा रही मिसाइलों की जल्दी भरपाई कर सकता है। यूक्रेन वायुसेना के पूर्व अधिकारी और विमानन विशेषज्ञ अनातोली क्रापचिंस्की के अनुसार रूस अब इतनी मिसाइलें बना रहा है कि वह यूक्रेन पर हफ्ते में 1-2 बार बड़े हमले कर सकता है। क्रेपचिंस्की कहते हैं कि विभिन्न अनुमानों के अनुसार रूस के पास रिजर्व में लगभग 1,500 इस्कंदर, कई 100 KH-101 और KH-555, साथ ही KH-59 और KH-32 का भी बड़ा भंडार हो सकता है। वो यहाँ तक कि विशिष्ट आंकड़े भी देते हैं, ये बताते हुए कि रूस 300 से 350 KH-101 और KH-555 मिसाइलों का भंडार बना सका है। 500 तक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, लगभग 250 से 300 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें और 200 तक कैलिबर मिसाइलें जमा कर चुका है। कुल मिलाकर इससे आक्रांता के पास एक बड़ा मिश्रित भंडार बन जाता है, जो उसे शक्तिशाली हमले के पैकेज तैयार करने और उच्च तीव्रता का आतंक बनाए रखने की अनुमति देता है, क्रेपचिंस्की जोड़ते हैं। वह ये भी बताते हैं कि रूस अपनी मिसाइलों की खपत का 120 से 150% की दर से पुनः पूर्ति कर रहा है। यानी रूस यूक्रेन में जितनी 100 मिसाइलें चला रहा है, वह 120-150 मिसाइलें बना रहा है। ये वही समस्या है जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों को रूस के मिसाइल निर्माताओं को बनाने से रोकना था, और उन निर्माताओं पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। कम से कम उतना तो बिल्कुल नहीं जितना यूक्रेन चाहता है कि उन पर असर पड़े। यूक्रेन के हमलों का मकसद साफ है। वोल्गोग्राद में डिपो नष्ट होने से रूस की कुछ मिसाइलें सेवा से बाहर होंगी, लेकिन जब तक रूस वहां और प्रोजेक्टाइल्स नहीं भेजता, तब तक ही ये असर रहेगा। प्रोग्रेस फैसिलिटी पर हमला ज़्यादा अहम है, क्योंकि मिसाइल उत्पादन नष्ट होने से रूस भंडार नहीं भर पाएगा। यूक्रेन वही कर रहा है जो प्रतिबंध नहीं कर सके, और वह इसे गहरे हमलों की रणनीति जारी रखकर कर रहा है, जो बेहद प्रभावी साबित हुई है। जैसा कि न्यूज़ स्काई बताता है, यूक्रेन ने पिछले कुछ वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का विकास किया है, ताकि वह वही तरह के हमले कर सके जो हमने 12 फरवरी को वोल्गोग्राद और ताम्बोव में देखे थे। फ्लेमिंगो का निर्माण बेहतरीन उदाहरण है। पुतिन के आक्रमण की शुरुआत में ड्रोन को रूस की ताकतवर सेना के लिए मामूली परेशानी माना गया था, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकते थे। अब यूक्रेन के पास एक ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड है, जिसमें बेहद जबरदस्त मारक क्षमता है और जो रूसी क्षेत्र में सैकड़ों मील अंदर तक मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इन क्षमताओं से यूक्रेन को 3 फायदे मिलते हैं। रणनीतिक रूप से ये हालिया हमले रूस की रणनीतिक गहराई को सीधी चुनौती हैं। ब्लूम्सबरी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेब के बाद यही बात रेखांकित की, जिसमें यूक्रेन ने ट्रकों में छिपाकर रूस पहुंचाए गए ड्रोन से रूस के रणनीतिक बॉम्बर बेड़े का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। संस्थान ने कहा कि ये हमले रूस की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती है, जो लंबे समय से हमले की स्थिति में अपने क्षेत्र की गहराई में पीछे हट सकने की क्षमता पर निर्भर रही है। रूस अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार हैं जो रूस की इतनी गहराई तक रूसी संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं कि उन संपत्तियों को युद्ध में अप्रभावी होने की हद तक पीछे हटाना पड़ेगा, ताकि वे अब प्रभावित न हों। जैसा कि फोर्ब्स ने दिसंबर में जोड़ा, यूक्रेन के पास इस तरह के हमले करने की क्षमता होने से उसे शांति वार्ताओं में भी महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। पुतिन यूक्रेन युद्ध को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे यूक्रेन विनाश के करीब है, और बस समय की बात है कि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ते हुए सब पर कब्जा कर लेगी। वह पिछले 4 सालों से ऐसी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार जब यूक्रेन किसी मिसाइल उत्पादन केंद्र या भंडारण डिपो को नष्ट करता है, तो यह याद दिलाता है कि पुतिन का धोखा उस हताशा से पैदा हुआ है जो अब वह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डीप स्ट्राइक रणनीति ने उनके युद्ध को उनके घर तक पहुंचा दिया है। और जाहिर है इसमें लागत भी शामिल है। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच यूक्रेन के हमलों ने
रूस को 74.1 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जो देश की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 4.11% है। अब तक अरबों डॉलर और बढ़ गए होंगे। प्रोग्रेस प्लांट का विनाश इसमें और इजाफा करता है। कोई नहीं जानता रूस को प्लांट चालू करने की मरम्मत में कितना खर्च होगा। रूस को यह मरम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि यह प्लांट उसकी मिसाइल रणनीति के लिए जरूरी है। तो यूक्रेन के इन भीतर तक किए गए हमलों के साथ हम जो देख रहे हैं वो उस कहानी का लगातार कमजोर होना है जिसे पुतिन ने सालों से बनाने की कोशिश की है। रूस सर्वशक्तिमान नहीं है, ये कमजोर है। यूक्रेन बार बार साबित कर रहा है। यूक्रेन के पास फ्लेमिंगो के रूप में इस काम के लिए बिल्कुल सही हथियार है। करीब 3000 किलोमीटर या लगभग 1860 मील की दूरी तय करने में सक्षम और 1150 किलोग्राम या 2530 पाउंड का वारहेड ले जाने में सक्षम फ्लेमिंगो रूस के लिए एक खतरा है। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड में साबित किया, जबकि पुतिन को उम्मीद थी कि वह इस खतरे को खत्म कर चुके हैं। फरवरी की शुरुआत में खबर आई थी कि रूस ने, जो कि खुफिया जानकारी के आधार पर हमला करने के मामलों में बहुत कम ही करता है, फ्लेमिंगो मिसाइल उत्पादन लाइनों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन पुतिन अपनी जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं मना सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने म्यूनिक में कुछ ही दिनों बाद कहा था कि मिसाइल हमले से एक बड़ी उत्पादन लाइन नष्ट हुई। अब मैं इस पर बात कर सकता हूं। इसे पहले ही दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है और उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। फ्लेमिंगो को कोई नहीं रोक सकता। वोल्गोग्राड में रूसी संपत्तियों पर बार बार हमले और जनवरी में कपुस्तिन यार परीक्षण स्थल पर हुआ हमला भी, जो वह जगह है जहां से रूस अपनी अरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागता है। फ्लेमिंगो के उड़ने और रूस द्वारा उसके पंख न काट पाने के कारण रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर का गला घोटा जा रहा है। अगर रूस प्रोग्रेस प्लांट जैसी सुविधाएं खोता रहा तो यूक्रेन में अपनी कार्रवाई जारी नहीं रख सकेगा। रूस को मिसाइलों की जरूरत है, उसे काम करने लायक विमान ढांचों की जरूरत है। हर हमला जो रूस की लंबी दूरी की क्षमता घटाता है, यूक्रेन की जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है और दिखाता है कि पुतिन की कोशिशों के बावजूद देश मजबूत हो रहा है। यूक्रेन ने जो घंटों में किया वो प्रतिबंध सालों में नहीं कर सके। संभावना है कि यूक्रेन जल्द ही फिर ऐसा करेगा, क्योंकि गहरे हमले रूस के खिलाफ उसकी जीत का रास्ता दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करने का निर्णायक फैसला लेने के बाद से अपनी ताकत और लोकप्रियता को गिरते हुए देखा है। उनका देश अलग थलग है, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और सेना अपने लगभग किसी भी घोषित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। और खुद पुतिन कभी इतने कमजोर नहीं दिखे, लेकिन पुतिन के पास हमेशा एक सबसे अहम सहारा रहा है, तेल। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा तेल लंबे समय से रूस का सबसे बड़ा निर्यात रहा है, जिसने देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने और क्रेमलिन की युद्ध मशीन को चालू रखने के लिए पर्याप्त पैसा दिया है। पुतिन के लिए दुर्भाग्य है कि उनका सहारा टूट सकता है। यूक्रेन ने रूस के तेल क्षेत्र तबाह कर दिए हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं बचा। पुतिन को पहले ही चेतावनी दी गई थी, क्योंकि यूक्रेनी सेनाएं अपने इरादे पहले से साफ कर चुकी थीं। असल में युद्ध के शुरुआती चरणों से ही वे रूस के तेल बुनियादी ढांचे के हिस्सों जैसे रिफाइनरी, तेल उत्पादन संयंत्र, भंडारण सुविधाएं, टैंकर और पाइपलाइनों को निशाना बना रहे हैं। 2025 में उन्होंने तीव्रता बढ़ाई और क्रेमलिन के ऊर्जा क्षेत्र के अहम हिस्सों पर ज्यादा हमले किए। बार बार ऐसी खबरें आईं कि बड़ी तेल रिफाइनरियों में आग लगा दी गई या टैंकरों को रात के समय ड्रोन हमलों और अचानक मिसाइल हमलों में उड़ा दिया गया। बार बार रूस ने देखा कि अनगिनत गैलन तेल सचमुच धुएं में उड़ गया और उसे मजबूरन देखना पड़ा कि उसकी उत्पादन और निर्यात क्षमता लगातार घटती जा रही है, जिससे उसके निर्यात और मुनाफे की संभावनाओं पर सीधा असर पड़ा। उन्होंने इन ठिकानों की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकते थे किया, एयर डिफेंस लगाए और यहां तक कि देश के आरक्षित सैनिकों को भी बुला लिया, ताकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जा सके और आगे और व्यवधान को रोका जा सके। कुछ भी असर नहीं हुआ, हमले जारी हैं और यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। असल में वो उल्टा कर रहा है, हमलों की तीव्रता बढ़ाकर रूस के मुख्य उद्योग पर और दबाव बना रहा है।
रॉयटर्स और अन्य मीडिया संगठनों ने इसे आधुनिक रूसी इतिहास की सबसे गंभीर तेल आपूर्ति बाधा बताया है, जिसे आंकड़े भी साबित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस की तेल निर्यात क्षमता में 40% की गिरावट आई है। ये करीब 20 लाख बैरल रोज होता है। 20 लाख बैरल जो रूस हर दिन दुनिया के अलग अलग देशों को बेच सकता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को हर साल भारी मात्रा में पैसा मिलता था। 20 लाख बैरल जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को चलाने में मदद करते थे, जिससे रूस अपने वाहनों को ईंधन दे सकता था, अपने सैनिकों की तनख्वाह दे सकता था और यूक्रेनी शहरों और कस्बों पर दागने के लिए और बम, मिसाइलें और ड्रोन बना सकता था। एक महत्वपूर्ण बुनियादी राजस्व और समर्थन का स्रोत जिसे यूक्रेन ने बुरी तरह कम कर दिया। और ये एक रात में नहीं हुआ, ये एक लंबे समय से चल रहे अभियान का परिणाम है, जिसमें लक्षित सटीक हमलों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसके लिए विशेषज्ञ योजना और बेदाग क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये हमले पूरे 2025 में हुए और 2026 में भी जारी हैं, जिसमें यूक्रेन नियमित रूप से नए लक्ष्यों की पहचान करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को निर्दय कुशलता से अंजाम देता है। उदाहरण के लिए केवल मार्च 2026 में ही रूस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण तेल ठिकानों पर कई बड़े हमले हुए। महीने की शुरुआत में ही उदाहरण के लिए यूक्रेन ने नोवरोसिस्क तेल टर्मिनल पर हमला किया। क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में स्थित काला सागर के किनारे बसा ये बंदरगाह शहर तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। शेवस्कारिस तेल सुविधा में लाखों बैरल अन्य रिफाइनरियों से लाकर टैंकरों पर लदने से पहले यहाँ संग्रहित होते हैं। उनमें से कई टैंकर रूस के कुख्यात शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं, जो सैकड़ों परिवहन जहाजों का एक गुप्त नेटवर्क है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की अनदेखी कर रूस से तेल भेजते और देश में धन भेजते हैं ताकि युद्ध जारी रहे। हालांकि 2 मार्च की रात को स्थानीय चश्मदीदों ने बताया कि जब यूक्रेनी ड्रोन उस इलाके में घुसे तो शेवस्कारिस तेल टर्मिनल में आग लग गई। स्थानीय मेयर आंद्रेई क्राउचेंको ने हमले की पुष्टि की, जबकि निवासियों ने ऑनलाइन जलते संयंत्र की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। ये पहली बार नहीं था जब इस सुविधा पर हमला हुआ। उदाहरण के लिए नवंबर 2025 में यूक्रेनी हमले के बाद नोवरोसिस्क में तेल लदान अस्थायी रूप से निलंबित हुई थी। उसी महीने बाद में शेवस्कारिस सुविधा पर यूक्रेन ने फिर हमला किया। ताज़ा हमले के बाद से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तेल टर्मिनल, जो आमतौर पर रोजाना 7 लाख बैरल तेल संभालने में सक्षम है, अपनी अधिकतम क्षमता से काफी कम पर काम कर रहा है। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद 16 मार्च को क्रास्नोदार क्राय में एक और सफल यूक्रेनी हमले की खबरें सामने आईं। इस बार लुबिंस्क शहर में, जो बोलशाया लाबा नदी के किनारे स्थित है और युद्ध की अग्रिम पंक्ति से 300 मील यानी 500 किलोमीटर दूर है। रात भर, और अगर सटीक कहें तो लगभग 2 बजे, यूक्रेनी ड्रोन दलों ने शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया, जो रूस की ईंधन उत्पादन इकाइयों को यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे की सैन्य गतिविधियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों ने सुबह तेल डिपो के पास धमाकों की खबरें दी। फिर वीडियो और तस्वीरें सामने आई, जिनमें आग की लपटें और धुएं के गुबार टैंकों के ऊपर आसमान में फैलते दिखे। बताया गया कि आग सुबह तक लगातार जलती रही और हर गुजरते मिनट के साथ रूस का सबसे कीमती और मूल्यवान संसाधन और अधिक नष्ट होता गया। आग पर काबू पाने और अंततः उसे पूरी तरह बुझाने के लिए 4 दमकल दलों के साथ साथ बचाव कर्मियों की टीमें भी लगाई गईं और इसमें और भी अधिक जनशक्ति की जरूरत पड़ी। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और भी ज्यादा नुकसान होने वाला था। 21 मार्च, लिबिंस्क हमले के 5 दिन बाद यूक्रेन के ड्रोन ने दोबारा हमला किया। इस बार उनके ड्रोन को रूस के दक्षिण पश्चिम में सारातोव क्षेत्र में स्थित सारातोव तेल रिफाइनरी के ऊपर आसमान में देखा गया। राज्य स्वामित्व वाली कंपनी रोजनेफ्ट के स्वामित्व और संचालन में ये रूस की सबसे पुरानी और चालू तेल रिफाइनरियों में से एक है। ये असाधारण रूप से बड़ा है, जिसमें लगभग 4.8 मिलियन टन का अद्भुत तेल प्रसंस्करण क्षमता है। ये रूसी तेल उद्योग की एक अहम कड़ी है, जो पेट्रोल, डीजल और फ्यूल ऑयल सहित 20 से अधिक प्रकार के ईंधन और रासायनिक उत्पाद बनाने में सक्षम है। ये वैक्यूम गैस ऑयल और तकनीकी सल्फर भी बनाता है, जो रूस के औद्योगिक परिसरों और सैन्य मशीनों को शक्ति देने वाले 2 और महत्वपूर्ण घटक हैं।
आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जगह को यूक्रेनी बलों के लिए शुरू से ही एक प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था। युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने इसे 1 दर्जन से अधिक बार निशाना बनाया है। 21 मार्च का हमला सबसे प्रभावी हमलों में से एक था, जिसने रिफाइनरी को पूरी तरह से परिचालन बंद करने पर मजबूर किया। एस्ट्रा टेलीग्राम चैनल के मुताबिक रूसी आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से हमले में द्वितीयक तेल प्रसंस्करण इकाई और एक बड़ा ऊर्ध्वाधर भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हुआ। 10,000 टन की विशाल क्षमता वाला एक डीजल ईंधन टैंक भी आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद लगी आग कम से कम 4,300 वर्ग फुट या 400 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैल गई। इसके अलावा ड्रोन का मलबा पास के थर्मल पावर प्लांट पर भी गिरा, जिससे अतिरिक्त नुकसान हुआ। ये सब यूक्रेन की विश्व अग्रणी ड्रोन युद्ध टीमों की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक तैयारी का परिणाम था, जिसमें पहला सेपरेट सेंटर 414वां मैजियार्स बर्ड्स ब्रिगेड और 413वां रेड रेजिमेंट शामिल है, जिन्होंने अन्य यूक्रेनी रक्षा बल टीमों के साथ समन्वय किया। रोसनेफ्ट ने सारातोव रिफाइनरी जैसी सुविधाओं को बार बार गंभीर नुकसान झेलते देखा है, जिससे वो उन्हें बचाने के लिए नए तरीके खोज रही है। लेकिन जो भी वो कर रही है वो काम नहीं कर रहा। यूक्रेन के ड्रोन को कोई भी चीज रोकने में सक्षम नहीं लगती, जो किसी भी समय किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। यहां तक कि उन जगहों पर भी जो रूसी क्षेत्र में सैकड़ों मील अंदर हैं, उन स्थानों पर जो सिद्धांत रूप में अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। और रूस के लिए सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था, क्योंकि मार्च 2026 के आखिरी हफ्तों में और भी कई हमले होने वाले थे। ये हमले पहले आए हमलों से भी बड़े और ज्यादा विनाशकारी थे, जिससे देश का तेल उद्योग वर्षों में सबसे खतरनाक स्थिति में आ गया। गहराई में जाने से पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मार्च के अंत में रूस बुरी तरह हिल गया था। उसकी जमीनी सेनाएं कोई बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थीं और यूक्रेन के रक्षक एक के बाद एक हमलावर टीमों को खत्म कर रहे थे। साथ ही कीव के ड्रोन ने उसकी तेल संरचना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। फिर प्रिमोर्स्क ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ। लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित रूस और फिनलैंड की सीमा से ज्यादा दूर नहीं, प्रिमोर्स्क सेंट पीटर्सबर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा रूसी बाल्टिक बंदरगाह है। ये रूसी तेल निर्यात के लिए बाल्टिक सागर के पार एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, जो हर साल सचमुच करोड़ों टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद संभालता है। ये बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम का अंतिम बिंदु और रूस के शैडो फ्लीट से होने वाली ढुलाई का एक प्रमुख केंद्र है। इनमें से कई निजी टैंकर नियमित रूप से प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर आते जाते हैं और आधिकारिक चैनलों के बाहर उरल्स का कच्चा तेल निर्यात करते हैं, जिससे क्रेमलिन को अवैध लेकिन लाभदायक आय मिलती है। इतने महत्वपूर्ण स्थान को मामूली नुकसान भी रूसी ऊर्जा शिपमेंट्स और आसपास के बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यूक्रेन सिर्फ मामूली नुकसान नहीं चाहता था, वो बंदरगाह में आग लगाकर ज्यादा बाधा और तबाही चाहता था। तो 23 मार्च की रात को कीव की सेनाओं ने एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कई ड्रोन प्रिमोर्स्क की ओर झुंड बनाकर बढ़े। ये एक बड़े हमले का हिस्सा था, जिसमें रूसी अधिकारियों ने लेनिनग्राद, कुर्स्क, मॉस्को और बिल्गारेड समेत कई क्षेत्रों में करीब 250 ड्रोन गिराए। क्षेत्र में रूसी वायु रक्षा के बावजूद यूक्रेन के कुछ ड्रोन अपने लक्ष्यों तक सफलतापूर्वक पहुंच गए, जिससे बड़े तेल निर्यात केंद्र में भीषण आग लग गई। आग फैलते ही कर्मचारियों को तुरंत निकाला गया और संचालन रोक दिया गया, जिससे टैंक पार्क और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने पुष्टि की कि एक ड्रोन ने ईंधन भंडारण टैंक को टक्कर मारी, जिससे आग लगी। दमकल दल मौके पर भेजा गया, लेकिन आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। सोशल मीडिया पर हमले के बाद कई दिनों तक वहां घना काला धुआं दिखा। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी पुष्टि की कि कम से कम 4 अलग अलग ईंधन टैंक में आग लग गई थी। और हालांकि बाद में ये सुविधा फिर से चालू हो पाई, लेकिन इसकी क्षमता काफी कम हो गई थी। 25 मार्च को ड्रोन फिर से आए और एक और रूसी तेल बंदरगाह उत्सलुगा में आग लगा दी। यूक्रेनी सीमा से लगभग 620 मील यानी 1000 किलोमीटर दूर स्थित होने के बावजूद कीव की शानदार ड्रोन टीमों ने अपने मानव रहित हवाई वाहनों को रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित इस बाल्टिक सागर बेस तक सफलतापूर्वक भेज दिया। गवर्नर द्रोजडेंको को एक बार फिर बुरी खबर देने वाला बनना पड़ा। उन्होंने रूसी जनता को बताया कि दमकल कर्मियों को एक और आग बुझाने के लिए बुलाया गया है।
ड्रोजदेंको ने हमले के प्रभाव को छोटा बताने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया और तस्वीरों से पता चला कि स्थानीय लोगों ने इलाके में कम से कम 10 धमाके गिने। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बड़ी चमकती आग ने रात का आसमान रोशन कर दिया और सुबह काले धुएं का गुबार छा गया। फिर से हमला रूस के तेल उद्योग के सबसे उत्पादक हिस्सों में से एक पर केंद्रित था। कहा जाता है कि उत्सलुगा बंदरगाह हर दिन लगभग 7 लाख बैरल तेल संभाल सकता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण उत्पादन स्थल भी है जो हर साल 45 अरब घन मीटर तक प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण करता है और लगभग 3 करोड़ टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG, साथ ही कई मिलियन टन एथेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उत्पादन करता है। चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यूक्रेन ने कई बार इसे निशाना बनाया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा पहली बड़ी हमला जनवरी 2024 में किया गया था और दूसरा हमला अगस्त 2025 में किया गया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2026 का हमला इस परेशान सुविधा पर ताजा करारा झटका है। टर्मिनल जो कोयला, अनाज और उर्वरक भी निर्यात करता है को सील करके बंद करना पड़ा, जबकि दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे। इसके बाद के दिनों में अधिकारियों को बंदरगाह चालू करने में काफी मेहनत करनी पड़ी है और इसे पूरी क्षमता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। और लेनिनग्राद क्षेत्र का तेल से जुड़ा दुख स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। 26 मार्च की रात को एक और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ। इस बार यूक्रेन के ड्रोन रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक किरीशी पेट्रोलियम ऑर्गेनिक सिंथेसिस या किनेव रिफाइनरी के आसपास इकट्ठा हो गए, जो रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से ज्यादा दूर नहीं है। रूस की एक प्रमुख गैस कंपनी का यह संयंत्र हर साल अधिकतम 20 मिलियन टन तेल रिफाइन करने की क्षमता रखता है, जिससे प्रसंस्करण क्षमता के हिसाब से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बनती है। ये संयंत्र बड़ी मात्रा में ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स बनाता है, जिन्हें रूस में उपयोग किया जाता है और अन्य देशों को भेजा जाता है। 26 मार्च को 20 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन ने इस स्थान और इसके आसपास के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिससे क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोजदेंको को एक बार फिर माइक पर आकर घटना की जानकारी देनी पड़ी। जैसा कि ऐसे मामलों में रूसी गवर्नर अक्सर करते हैं, द्रोजदेंको ने सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, ये बताते हुए कि क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियों ने विभिन्न यूक्रेनी ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया था और ये भी जोड़ा कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने माना कि एक अज्ञात औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान हुआ है और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने उसी रात लगभग 125 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन मार गिराने का दावा किया। देश को अपने सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से कई, जिनमें मॉस्को का शेरेमेतियेवो और सेंट पीटर्सबर्ग का पुल्कोवो शामिल है, पर उड़ान संचालन बंद करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमले रुकने वाले नहीं हैं। वास्तव में युद्ध जितना लंबा चलेगा, ये हमले उतने ही तीव्र और विनाशकारी होते जाएंगे। शुरुआत में यूक्रेन को अपने क्षेत्र की रक्षा और रूसी हमलों को रोकने पर ज्यादा ध्यान देना था। उसके पास जवाबी हमलों के लिए न समय था, न संसाधन और न ही रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई तक सटीक हमले करने के लिए जरूरी ड्रोन या मिसाइलें थीं। अब हालात पूरी तरह अलग है। यूक्रेन ने घरेलू रक्षा उद्योग खड़ा कर चमत्कार किया है। सैकड़ों नई कंपनियां बनकर सक्रिय हो गई हैं। नई लंबी दूरी की मिसाइलें और नवोन्मेषी मानव रहित विमान बनाए जा रहे हैं, जो रूसी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सक्षम हो। देश की रक्षा सेनाएं भी फ्रंट लाइन पर रूसी हमलों से निपटने में कहीं अधिक कुशल हो गई हैं। उन्होंने बेस इन ब्लीड रणनीति जैसी प्रभावी रणनीतियां खोजी और उन पर महारत हासिल की है, जिसमें रूसी इकाइयों को असली मौत के जाल में फंसाया जाता है और फिर चारों ओर से ड्रोन और तोपखाने की गोलाबारी से उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अब यूक्रेन की सेना रूस पर केवल जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रेमलिन की अहम संपत्तियों और ढांचे पर केंद्रित और समन्वित गहरे हमलों का अभियान शुरू कर सकती है। पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, टैंकरों, बंदरगाहों आदि को व्यवस्थित रूप से खोजकर निशाना बनाया और उड़ाया जा रहा है। यूक्रेन के पास इन सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करने की ताकत भले ना हो, लेकिन हर नुकसान मायने रखता है और असर डालता है।
हर ड्रोन अपनी भूमिका निभाता है, हर हमला मायने रखता है और हर आग और विस्फोट रूस के लिए नुकसान और चिंता का कारण बनता है। और हर बार जब इन बड़े ठिकानों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे लगभग हमेशा अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है, जब तक कि कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, आग बुझा नहीं दी जाती और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण और मरम्मत नहीं कर ली जाती। इतनी बड़ी सुविधाओं में कुछ घंटों का ठप होना भी लाखों डॉलर का नुकसान कर सकता है। जब यूक्रेन कई रिफाइनरियों को कुछ दिनों के लिए बंद कर पाता है तो ये वाकई मायने रखता है। ये पुतिन और उनके क्रेमलिन के करीबी चहेतों को वहीं चोट पहुंचाता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होता है, उनकी जेब पर। हर हमला रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, जिससे युद्ध जारी रखने के लिए पैसा जुटाना मुश्किल होता है। देश पहले ही भर्ती में संघर्ष कर रहा है और संभाल सकने से ज्यादा हताहत झेल रहा है, जबकि जमीन पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, जिससे पुतिन की स्थिति और गंभीर हो रही है। वो ऐसी लड़ाई में है जिसमें जीत की उम्मीद नहीं, जबकि विरोधी रोज मजबूत हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो चुकी है। उनके कई सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके लोगों को अलग थलग कर रहा है और धन कुबेरों को सजा दे रहा है। और जिस एकमात्र सहारे को वो अब तक बेतहाशा पकड़े हुए थे, उनकी समृद्ध तेल उद्योग, वो भी अब तक के सबसे कमजोर दौर में पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के लिए तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति निश्चित रूप से सफल हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि रूस के तेल उद्योग को तबाह करना युद्ध खत्म करने का सबसे तेज और असरदार तरीका है, और आंकड़े भी इसे सही साबित करते हैं। अगर यूक्रेन ऐसे हमले जारी रखता है या इन्हें ड्रोन मिसाइल से तेज करता है तो पुतिन के पास सेना वापस बुलाने या देश को जलते देखने के अलावा विकल्प नहीं रहेगा। हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ढांचे, खासकर उसके प्रमुख तेल रिफाइनरियों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। लेनिनग्राद ओब्लास्ट के प्रेमोर्स्क और उजलुगा के तेल बंदरगाहों पर हमलों से लगी प्रलयकारी आग के शानदार दृश्य अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। बाद में सैटेलाइट फुटेज ने दोनों जगहों पर भारी नुकसान की पुष्टि की। ये हमले रूसी युद्ध मशीन के लिए एक बड़ा झटका रहे हैं। क्यों? रूस के तेल निर्यात पर हमला उसकी सेना को आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्रेमोर्स्क और उट्सलुगा हमलों के अलावा यूक्रेन ने 2 अन्य रूसी रिफाइनरियों पर भी और हमले किए हैं। किरीशी नेफ्टिओर्गसिंतेस या संक्षेप में किनेव, जो कि किरीशी शहर लेनिनग्राद ओब्लास्ट में स्थित है, और यारोस्लाव नेफ्टिओर्गसिंतेस या यानोस, जो कि यारोस्लाव शहर उसी नाम के ओब्लास्ट में स्थित है। ये हमले रूसी सेना को रोक सकते हैं, लेकिन इसके पीछे यांत्रिक कारण होंगे, वित्तीय नहीं। आइए देखें कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया और ये हमले क्रेमलिन के लिए क्यों बड़े झटके हैं। किरीशी नेफ्टिओर्गसिंतेस और यारोस्लाव नेफ्टिओर्गसिंतेस रिफाइनरी दोनों ही यूक्रेन की सबसे नजदीकी सीमा से लगभग 430 से 435 मील दूर है। लेकिन ये कोई आम रिफाइनरी नहीं है। रूस के पास कुल मिलाकर कम से कम 50 रिफाइनरी हैं, जो ये दिखाता है कि देश का तेल उद्योग कितना विशाल है। किन्हें दूसरा सबसे बड़ा और यानोस चौथा सबसे बड़ा माना जाता है। इन दोनों रिफाइनरियों की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्रमशः लगभग 3,80,000 और 3 लाख बैरल तेल प्रतिदिन है। रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 6.5 से 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन आंकी गई है। तो हर दिन जब ये दोनों रिफाइनरियां बंद रहती हैं, रूस अपनी कुल रिफाइनिंग क्षमता का 10% से थोड़ा अधिक खो देता है। ये बहुत बड़ी बात है। मार्च के अंत में यूक्रेन के हमलों के बाद से दोनों सुविधाएं पूरी तरह बंद हैं। करीब 1 हफ्ते से उत्पादन बंद है और संचालन शुरू होने की कोई समय सीमा तय नहीं है। पास के प्रीमोर्स्क और उट्सलुगा तेल निर्यात केंद्रों पर हमलों के साथ मिलाकर रूस तेल निर्यात से भारी राजस्व खो रहा है, और ये सब गलत समय पर हो रहा है। दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान द्वारा होर्मुज जलदमरू मध्य को बंद करने के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार इन जलदमरू मध्यों से होकर गुजरता है, और इनके 1 महीने से ज्यादा बंद रहने को कुछ लोगों ने इतिहास का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति संकट बताया है। समस्या इतनी गंभीर है कि अमेरिका ने अस्थायी रूप से रूस और यहां तक कि ईरान से तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया है, ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद थी कि रूसी तेल की भारी मांग होगी और कीमतें पहले से 2-3 गुना बढ़ेंगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है।
मौजूदा कीमतों पर व्लादिमीर पुतिन इन दोनों रिफाइनरियों और उन हब्स पर हुए संयुक्त हमलों के कारण हर दिन 50 से 100 मिलियन डॉलर तक का नुकसान उठा रहे हैं, जो इन रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित तेल को भेजते हैं। ये तकलीफदेह है, लेकिन किनेव और यानोस पर हमलों ने व्लादिमीर पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये रिफाइनरियां सिर्फ ईंधन के कुछ सामान्य ग्रेड ही नहीं बनाती, ये रूस के विशेष औद्योगिक तेलों का भी बड़ा हिस्सा बनाती है, जिनमें वे तेल भी शामिल हैं जिनका सेना द्वारा भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूक्रेन इन्हें हमेशा के लिए बंद कर देता है तो व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन धीरे धीरे रुक जाएगी और शायद पूरी तरह ठप भी पड़ जाए। तकनीकी रूप से एक तीसरी रिफाइनरी भी है, लुकोइल वोल्गोग्राद नेफ्टेपेराबोत का रिफाइनरी, जो वोल्गोग्राद में है और औद्योगिक तेल बनाती है जिसकी रूसी सेना को जरूरत होती है। 2,80,000 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन के साथ, जो रूस के कुल रिफाइनिंग उत्पादन का लगभग 5% है, ये रूस के दक्षिणी संघीय जिले की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हालांकि उस पर भी यूक्रेन ने बार बार हमला किया है। यूक्रेन ने इस संयंत्र पर 9 बार हमला किया है। 11 फरवरी की शाम आखिरी हमले में एक अहम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को नुकसान पहुंचा, जिससे 40% क्षमता प्रभावित हुई और संचालन बंद करना पड़ा। मार्च के अंत तक सुविधा बंद है, फिर शुरू होने की कोई समय सीमा नहीं है। इससे पुतिन को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। वोल्गोग्राद संयंत्र गहरी रिफाइनिंग में विशेषज्ञ है और मानक डीजल, पेट्रोल, विमानन केरोसिन, फ्यूल ऑयल, बिट्यूमेन व लुब्रिकेंट्स जैसे विशेष ईंधन बनाता है। इनमें से कई रूसी सेना के लिए जरूरी हैं। विमानन ईंधन के बिना फाइटर जेट्स और रणनीतिक बम वर्षक नहीं उड़ सकते। जरूरी ल्यूब्रिकेंट्स के बिना बख्तरबंद वाहन, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और तोप खाने के कई अहम हिस्से नहीं चल सकते। पुतिन के लिए ये सिर्फ दुगना नहीं बल्कि तिगुना सिरदर्द है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी के तौर पर किनेव लगभग 80 अलग अलग उत्पाद बनाती है। इनमें मोटर गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम बिटुमेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम एरोमेटिक्स, सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम पैराफिन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर आदि शामिल है। सबसे अहम यह है कि ये प्लांट नागरिक और सैन्य विमानन के लिए लगभग हर ग्रेड का जेट फ्यूल भी बनाता है। इसमें TS1, T1, TX, T2 और RT एविएशन फ्यूल प्रकार शामिल है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला TS1 है, जिसे पश्चिमी जेट A1 के बराबर माना जाता है। ये केरोसिन आधारित जेट ईंधन है जो अधिकतर रूसी सैन्य व नागरिक विमानों में इस्तेमाल होता है। ये अपने बेहतरीन ठंडे मौसम प्रदर्शन और -58 डिग्री फ़ारेनहाइट के बेहद कम हिमांक के लिए जाना जाता है। RT, जिसे PT भी कहते हैं, सिरिलिक में ऐसा दिखता है और TS1 का उच्च श्रेणी का प्रकार है। इसे अक्सर सबसोनिक और सुपरसोनिक विमानों के लिए रूसी एकीकृत ईंधन कहा जाता है। RT एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रो ट्रीटेड उत्पाद है जो Su-30 जैसे सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के मिशनों में उपयोग होता है, जहां ईंधन गर्म हो सकता है। तो हर दिन जब किनेव ऑफलाइन रहता है, रूसी वायुसेना को उन महत्वपूर्ण ईंधनों से वंचित कर देता है जिनकी उसे अपने लड़ाकू और बम वर्षक विमानों को हवा में रखने के लिए जरूरत होती है। रूस के पास इन ईंधनों का कितना भंडार है पता नहीं, लेकिन यूक्रेन में अभियानों की रफ्तार देखकर लगता है कि वे ज्यादा समय नहीं चलेंगे। लेकिन लगातार ऑफलाइन किनेव से पुतिन की समस्याएं सिर्फ विमानन ईंधन तक सीमित नहीं। किनेव ही एकमात्र रिफाइनरी है जिसे रूसी नौसेना के लिए F5 और F12 समुद्री ईंधन तेल उत्पादक के रूप में पहचाना गया है। ये तेल बड़े नौसैनिक जहाजों जैसे भाप चालित विमान वाहक पोत, एडमिरल कुज़नेत्सोव और प्रोजेक्ट 956 सावरी म्यून क्लास विध्वंसकों को चलाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। किनेव संयंत्र की उत्पादन क्षमता यानोस से 26% ज्यादा हो सकती है, लेकिन यानोस पर यूक्रेनी हमले रूसी सैन्य बलों के लिए ज्यादा अहम हो सकते हैं। यानोस एक रणनीतिक रिफाइनरी है जो रूस के केंद्रीय संघीय जिले मॉस्को और रक्षा मंत्रालय के लिए ईंधन आपूर्ति करती है। ये रूस का प्रमुख उत्पादक है जो खास तेल और लुब्रिकेंट्स बनाता है, जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 1.5 करोड़ टन है। इसके मुख्य उत्पादों में मोटर गैसोलीन, डीजल ईंधन, जेट ईंधन, हीटिंग फ्यूल ऑयल, सड़क, छत और निर्माण ग्रेड के बिटुमेन, पैराफिन वैक्स उत्पाद, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साथ ही बेस, कंप्रेसर, ट्रांसमिशन और औद्योगिक तेल शामिल हैं। विशेष रूप से यानोस एकमात्र उत्पादक है जो एक विशेष आर्कटिक डीजल ईंधन बनाता है, जिसे रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक अनूठे मानक को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है।
-85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक प्रभावी ये ईंधन बिना किसी एडिटिव के अत्यंत कम तापमान पर भी अपना प्रदर्शन बनाए रखता है। ये आइसोडोट वैक्सिंग जैसी उन्नत रिफाइनिंग प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है ताकि आर्कटिक अंटार्कटिक में संचालन संभव हो सके। यानोस में बने टरबाइन, औद्योगिक कंप्रेसर, ट्रांसमिशन ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स सैन्य और विशेष उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। इसी तरह विशेष गुणों वाले ल्यूब्रिकेंट्स और ऑयल के आगे उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले बेस ऑयल भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। विशेष रूप से यानोस T90M, T72 BT NEM और T62 टैंकों के इंजनों और ट्रांसमिशन के लिए ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स का उत्पादन करता है। रूसी बख्तरबंद वाहनों और बख्तरबंद कर्मी वाहनों की पूरी श्रृंखला, भारी मल्टी एक्सल प्लेटफॉर्मर ओ ट्रांसपोर्टर जो रणनीतिक मिसाइल सिस्टम के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, रणनीतिक मिसाइल फोर्सेस के ट्रांसपोर्ट लोडिंग वाहन, भारी कमाज ट्रक, इंजीनियरिंग उपकरण और विशेष सैन्य उपकरण। लेकिन ये यही नहीं रुकता। यानोस गैस टरबाइन यूनिटों से लैस T80U BVM टैंकों के लिए ऑयल, BUK, टॉर, पेंटसा मिसाइल सिस्टम्स के हाइड्रोलिक सिस्टमों और ड्राइवों, और रूसी नौसेना के जहाजों की गैस टरबाइन यूनिट्स के लिए ऑयल व ल्यूब्रिकेंट्स बनाता है। ये संयंत्र MI और KA सीरीज के अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए भी गियर बॉक्स ऑयल बनाता है। साथ ही 295 MS रणनीतिक बॉम्बर के टर्बोप्रॉप इंजनों और गियर बॉक्स के लिए भी। फिर भी स्पष्ट नहीं है कि रूस के पास इन जरूरी ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स का भंडार कितना बड़ा है, या ऐसा कोई भंडार है भी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, हर दिन जब तक यानोस ठप रहता है, पूरे ऑपरेशंस में रूस की युद्ध मशीन के मुख्य पुर्जों के जाम हो जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अगर रूसी टैंक पहले ही खराब चल रहे हैं तो बिना चिकनाई लगे इंजन के हालत और खराब होगी। हालिया यूक्रेनी हमलों से साबित है कि रूस की वायु रक्षा यूक्रेन के बढ़ते हमलों के सामने कमजोर पड़ रही है। सोचिए, अगर वे पेंटसा जैसे सिस्टम को हमलों को रोकने के लिए सही जगह पर शारीरिक रूप से नहीं ले जा पाते तो उनकी रक्षा में कितनी सेंध पड़ जाएगी। सौभाग्य से यूक्रेन संघर्ष परमाणु स्तर तक नहीं पहुंचा, इसलिए हमने अभी तक RS-20 यास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं देखा। लेकिन अगर ऐसा होता भी और प्लेटोफॉर्मर O, जिसे कैमस 7850 ट्रांसपोर्टर परिवार के नाम से भी जाना जाता है, अगर वो काम से बाहर हो जाए तो रूस की यार्स का इस्तेमाल करने की क्षमता काफी हद तक सीमित हो जाएगी। प्लेटोफॉर्मर OK-12, X-12 और 16X-16 वेरिएंट्स RS-24 ईयर्स के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या TEL के रूप में काम करते हैं। अब अगर आप हर जगह एक ही खबर बार बार देखकर थक चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मिलिट्री शो में हम सिर्फ सैन्य सुर्खियां नहीं बताते बल्कि उनका महत्व भी समझाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमेशा हर खबर से जुड़े रहें। अब यानोस रिफाइनरी के लंबे समय तक बंद रहने से प्रभावित सिर्फ रूस की परमाणु त्रयी का जमीनी हिस्सा ही नहीं है, त्रयी का हवाई हिस्सा भी हर गुजरते दिन के साथ खतरे में आ जाता है जब तक रिफाइनरी बंद रहती है। 295 MS रूस के मुख्य रणनीतिक बॉम्बर्स में से एक है, जिनमें से लगभग 47 सक्रिय सेवा में है और करीब 13 या उससे ज्यादा एयरफ्रेम्स स्टोरेम्स में, जो शायद सिर्फ पार्ट्स के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑपरेशन स्पाइडरवेब में इस बेड़े को पिछले साल गंभीर नुकसान हुआ था। ओलेनिया और बेलाया एयरबेस पर हुए उन हमलों में लगभग 6 से 8 295 MS नष्ट हो गए थे और एक अन्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था जहां वे खड़े थे। रूस अब और नुकसान नहीं सह सकता। 295 MS, 102 परमाणु क्रूज मिसाइल, 55 लंबी दूरी की परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल और 15 छोटी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइल जो परमाणु क्षमता रखती है ले जा सकता है। ये पारंपरिक 101 क्रूज मिसाइलें भी ले जाता है और नियमित रूप से यूक्रेन में दहशत फैलाता है। लेकिन बम वर्षक को मिसाइल लॉन्च करने के लिए हवा में रहना जरूरी है और यह संभव नहीं अगर इसके टर्बोप्रॉप इंजन और गियर बॉक्स को सही से लुब्रिकेट ना हो, क्योंकि जरूरी तेल बनाने वाली रिफाइनरी जल गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों रिफाइनरियों में काम कब तक बहाल होगा, लेकिन उनका हमेशा के लिए बंद रहना बहुत कम संभावना है। ये बहुत बड़े संयंत्र हैं जिनमें यानोस 809.1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कुछ हमले, खासकर लंबी दूरी के ड्रोन से जो अपेक्षाकृत छोटा पेलोड ले जाते हैं, इतने बड़े संयंत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा पर ध्यान दे रहा है। यूक्रेन इन संयंत्रों पर नियमित रूप से हमले करता है, नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मरम्मत की लागत के साथ साथ उत्पादन में रुकावट से होने वाले राजस्व की हानि भी बढ़ती जाती है।
28 मार्च को यारोस्लाव्ल में यानोस पर हुए हमले इस संयंत्र पर दूसरा बड़ा हमला है। 12 दिसंबर 2025 को पहला हमला हुआ, जिसमें AVT-4 यूनिट और ऑयल लोडिंग रैक को नुकसान पहुंचा, जो उसकी कुल क्षमता का लगभग 1/3 हिस्सा है। मार्च के हमलों की तरह सूत्रों ने हमले के बाद उत्पादन रोकने की पुष्टि की, लेकिन दूसरे हमले से पहले कुछ उत्पादन बहाल हो गया था। इसी तरह 26 मार्च को किनेव पर हुए हमले में आग लग गई थी और 2 मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट्स ELOU AVT-4 और ELOU AVT-6 को नुकसान पहुंचा था, जिससे किनेव को अपनी सभी गतिविधियां रोकनी पड़ी थीं। पेट्रोलियम बिटुमेन के उत्पादन संयंत्र, जो कच्चे तेल के प्रोसेसिंग का सबसे भारी अवशेष होता है, और प्रमुख कच्चे तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स तथा गैस फ्रैक्शन यूनिट्स, जिनका उपयोग कच्चे तेल के रिफाइन होने के बाद हल्की गैसों को अलग करने के लिए किया जाता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा था। ये 6ठी बार था जब रिफाइनरी पर हमला हुआ था, जिसमें से कुछ पिछले हमलों की पुष्टि 8 मार्च, 14 सितंबर और 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 8 मार्च 2025 को रूसी अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली ने रिफाइनरी के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया। लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोज्डेंको के अनुसार ड्रोन के मलबे से स्टोरेज टैंक की बाहरी संरचना को नुकसान हुआ। उन्होंने 14 सितंबर के हमले के बाद भी यही कहा कि रूसी वायु रक्षा ने कुरिशी क्षेत्र में 3 ड्रोन रोक लिए और गिराए गए ड्रोन का मलबा रिफाइनरी पर गिरने से आग लग गई। उन्होंने कहा कि आग बुझा दी गई थी और कोई हताहत नहीं हुआ। रॉयटर्स ने बताया कि हमले के चलते रिफाइनरी की एक प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट, जो संयंत्र की लगभग 40% क्षमता के लिए जिम्मेदार थी, का उत्पादन रोकना पड़ा। रॉयटर्स के सूत्रों ने बताया कि यूनिट में एक भट्ठी और अन्य उपकरण हमले में क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उत्पादन रोकना पड़ा। मरम्मत में 1 महीने लगने की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन इस बदकिस्मत संयंत्र से अभी निपटा नहीं था। सिर्फ 3 हफ्ते बाद 4 अक्टूबर को उन पर फिर से हमला हुआ। द्रोज्डेंको ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने कुरिशी के ऊपर 7 ड्रोन गिराए, जिनका मलबा औद्योगिक क्षेत्र में आग का कारण बना, जिसे बाद में बुझा दिया गया। ड्रोन संभवतः किनेव रिफाइनरी को निशाना बना रहे थे और वीडियो में दिख रही भीषण आग से लगता है कि रिफाइनरी पर हमला या मलबे का असर हुआ था। मार्च 2026 के हमलों ने इस सुविधा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और यूक्रेन के रुकने के कोई संकेत नहीं है। आखिर वो क्यों रुकेगा? ये दोनों सुविधाएं वोल्गोग्राद रिफाइनरी के साथ रूसी युद्ध मशीन को सुचारू रूप से चलाए रखने में अहम है। इन सुविधाओं पर लगातार हमले रूस की विशेष और महत्वपूर्ण उपकरणों का उत्पादन जारी रखने की क्षमता को कमजोर करते हैं, जो उसके लिए युद्ध जारी रखने के लिए पूरी तरह से जरूरी है। बिल्कुल, यूक्रेन के हमले सिर्फ इन सुविधाओं तक सीमित नहीं। बाल्टिक क्षेत्र में ही यूक्रेन ने अन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिससे रूसी सैन्य और नागरिक गतिविधियां उसी हफ्ते बाधित हुईं, जब किनेव और यानोस पर हमले हुए थे। पुल्कोवा हवाई अड्डा सेंट पीटर्सबर्ग का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय व रूस का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा 26 मार्च के हमलों में फिर से उड़ानों को निलंबित करना पड़ा। पिछली रात 24 और 25 मार्च को यूक्रेनी ड्रोन ने उस्तलुगा बंदरगाह पर नोवोटेक गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और विशेष अभियान बलों दोनों ने ली। उस अभियान से पहले 22 और 23 मार्च को प्रिमोर्स्क ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें एक ईंधन डिपो में आग लगा दी गई थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन समन्वित हमलों को रूस के युद्ध प्रयासों के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाले निर्यात बुनियादी ढांचे और तेल व गैस उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति का समर्थन करने वाले ठिकानों को निशाना बनाने के निरंतर प्रयास का हिस्सा बताया है। रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमलों को काइनेटिक प्रतिबंध कहा गया है, जो काफी नुकसानदायक हैं। रूस के निर्यात और यात्रा में रुकावटों के कारण रूसी समाज में हड़कंप मचा है, जिससे उसकी युद्ध छेड़ने और जनता का समर्थन बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन उन 3 मुख्य सुविधाओं पर किए गए हमले, जो उसकी सेना को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जरूरी हैं, और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्षतिग्रस्त प्राइमरी डिस्टिलेशन और कैटालिटिक क्रैकर्स ने सैन्य ग्रेड ईंधन उत्पादन घटा दिया। मार्च 2026 में कीनेव हमले ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 6% से अधिक बंद कर दिया और उत्तर पश्चिमी रूस में आपूर्ति अनिश्चित काल तक बाधित की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलों ने यूक्रेन के अंदर कब्जे वाले क्षेत्रों में आपूर्ति को भी बाधित कर दिया, जिससे रूसी वसंत आक्रमण की गति धीमी हो गई और कुछ मामलों में तो वो पूरी तरह रुकता हुआ नजर आया।
इन रिफाइनरी व अन्य हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 15 से 40% तक हिस्सा अलग अलग समय पर बंद किया है, जिससे मॉस्को को ईंधन निर्यात में कटौती करने और घरेलू मांग, खासकर अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेल आय में कमी से पुतिन की युद्ध फंडिंग क्षमता घटती है और स्थानीय ईंधन की कीमतें बढ़कर जनता में असंतोष बढ़ता है, और इसने रूस को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस के अंदर गहराई में स्थित रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने पुतिन को अपनी सीमित वायु रक्षा संसाधनों को उनकी सुरक्षा के लिए पुनः आवंटित करने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस को इन प्रणालियों के संचालन के लिए रिजर्व सैनिक बुलाने पड़े हैं। अंदरूनी इलाकों में अधिक वायु रक्षा तैनात होने से युद्ध के मैदान पर कम प्रणालियां हैं, जिससे यूक्रेन को फायदा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी देर तक ये रिफाइनरियां बंद रहती हैं, रूस की युद्ध मशीन को चलाने वाले हिस्सों पर उतना ही अधिक दबाव पड़ता है। पुतिन टैंक, बख्तरबंद वाहन, वायु रक्षा प्रणालियां और यहां तक कि अपनी वायु सेना को भी युद्ध में भेजते नहीं रह सकते अगर उन्हें चलाने और चिकनाई देने के लिए जरूरी तेल उपलब्ध नहीं है। यूक्रेन जितनी बार इन रिफाइनरियों पर हमला करता है, वो रूस की उसके खिलाफ युद्ध जारी रखने की क्षमता को उतना ही बुनियादी रूप से कमजोर कर देता है। यूक्रेन के लिए इन पर लगातार हमला करना तो बिल्कुल साफ समझ में आने वाली बात है, जब तक कि उसके सहयोगी उसे ऐसा न करने के लिए मना न ले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि कुछ साझेदार उन पर रूस की ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की तीव्रता घटाने का दबाव डाल रहे हैं। इसका कारण रूस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। होर्मुज जलदमरू मध्य में गतिरोध से वैश्विक तेल आपूर्ति घट रही है। पश्चिमी देशों ने तेल कीमतें नियंत्रित कर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रखने के लिए मजबूरी में रूसी तेल को अस्थायी रूप से बाजार में आने दिया है। यूक्रेन को कुछ समय के लिए आगे के हमलों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और वो भी सिर्फ इन राजनयिक कारणों की वजह से नहीं। समय के साथ बढ़ी हुई तेल की कीमतों का असर निश्चित रूप से यूक्रेन पर भी पड़ेगा। यूक्रेन पर ही नहीं, बल्कि हर जगह पर। लेकिन अगर आपूर्ति में ये झटका ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो हम पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि रूसी आसमान में और भी तेल से भरे आग के गोले चमकते नजर आएंगे, खासकर इन 3 रिफाइनरियों में जो रूस की सेना के लिए बेहद अहम है। यानी अगर जेलेंस्की सबसे पहले अपने सहयोगियों की इन हमलों को धीमा करने की अपीलों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा भी करते हैं तो भी यूक्रेन के पास और भी कई चालें बाकी हैं। इस वीडियो को देखें, जिसमें एक शानदार नई रणनीति के बारे में बताया गया है जो यूक्रेन के पक्ष में युद्ध को खत्म भी कर सकती है।